हेलो दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, हम लोग यूपीपीएससी आर ओ एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है मेक आईएएस द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और आपका टेस्ट नंबर 4 है, जिसके अंतर्गत हम लोग जीएस वाले सेक्शन को कवर करेंगे। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दें। और किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसमें देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों सेक्शन आपकी विजुअल किया गया है, जिसमें जिस लैंग्वेज में आप लोग कंफर्टेबल हो उसमें टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और जिन लोगों को पेड ग्रुप ज्वाइन करना है वो वहां पे जानकारी ले सकते हैं। बाकी और कोई अगर परेशानी हो या फिर से और आपके जो आर ओ इससे लेकर के करंट अफेयर या फिर से जो प्रैक्टिस सेट्स है उनसे रिलेटेड और कोई जानकारी चाहिए हो आप वहां से ले सकते हैं। उसके साथ साथ जो टेस्ट सीरीज पेड ग्रुप में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं या प्रोवाइड कराए गए हैं, सारे टेस्ट सीरीज जहाँ पे कराए जाते हैं, तो जो लोग पेड ग्रुप नहीं ज्वाइन करना चाहते वहां पे आकर के टेस्ट सीरीज सॉल्व कर सकते हैं। 13 अप्रैल से संस्कृत आईएएस की जो टेस्ट सीरीज बैच है वो शुरू हो रही है, तो वो टेस्ट सीरीज तो यहाँ पे कराया ही जाएगा, इसके साथ साथ पेड ग्रुप में भी वो अवेलेबल रहेगा। उसके जो मतलब टेस्ट सीरीज जब जब उसके कराने हैं उसके शेड्यूल के हिसाब से, तो आप लोग को वो सारे टेस्ट सीरीज जो लोग पेड ग्रुप में ज्वाइन किए हैं उनको वहाँ पे मिलता रहेगा। बाकी जो लोग नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग यहाँ पे टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं। वो सारे टेस्ट सीरीज यहाँ पे सॉल्व कराए जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। बाकी किसी क्वेश्चन को लेकर के कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, दस्तेगान गणराज्य के बारे में कौन सा विकल्प सही है? दस्तेगान पश्चिम में जॉर्जिया और दक्षिण में अजरबैजान स्थित है। दस्तेगान के पश्चिम में इसकी सीमा काला सागर से लगती है और यहाँ पर अधिकांश सुन्नी मुसलमान निवास करते हैं। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, पहला और तीसरा सही। पहला और तीसरा सही, दूसरा गलत हो जाएगा। दस्तेगान की अगर हम बात करें तो रूस की पुलिस द्वारा दस्तेगान जो रूस का ही एक गणराज्य है, यहाँ पर इजराइल जाने वाले जो यहूदी थे, उन पर हमला करने वाले जो लोग थे उनको गिरफ्तार किया गया था, जिस कारण यह चर्चा में था। और दस्तेगान जो है इसके पश्चिम में जॉर्जिया और चिचन्या है और दक्षिण में इसकी है अजरबैजान। और इसकी जो पूर्वी सीमा लगती है, इसकी जो सीमा लगती है वो काला सागर से न लग के कैस्पियन सागर के साथ इसकी सीमा लगती है, याद रखिएगा, ठीक है। कैस्पियन सागर के साथ इसकी सीमा लगती है। कैस्पियन सागर के साथ इसकी बाउंड्री लगती है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला और तीसरा सही हो जाएगा। बाकी दस्तेगान में अधिकांश जो है सुन्नी मुसलमान निवास करते हैं। इसकी राजधानी जो है माखच काला दागिस्तान के कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है, ठीक है। तो इसकी राजधानी भी याद रखिएगा। बाकी यह रूस से क्या एक गणराज्य है? सही आंसर इसका सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, कैमन द्वीप के बारे में कौन सा विकल्प सही है? यह प्रशांत महासागर में स्थित एक अमेरिकी विदेशी क्षेत्र है और इसे टैक्स हेवन माना जाता है क्योंकि यह कॉरपोरेट टैक्स नहीं लगाता है। कौन सा विकल्प इसका कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा। दूसरा सही है, पहला इसका गलत है। कैमन आइलैंड या हाल ही में चर्चा में क्यों था? क्योंकि एफएटीएफ की ग्रे सूची से इसे बाहर निकाला गया था और भारत में स्थित जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जो एनबीएफसी जो है, यहाँ पे निवेश करने की इच्छुक वैश्विक निजी जो इक्विटी फंड है इसको बढ़ावा मिलने की उम्मीद है था। यहाँ से टैक्स मतलब जो आपका एफडीआई है वह आने की बात की गई थी, ठीक है। एफडीआई आने की बात की गई थी। और कैमन द्वीप समूह जो है यह एक मिश्रित आर्थिक प्रणाली है। यह द्वीप एक संपन्न अपतटीय वित्तीय केंद्र के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। यह टैक्स हेवन इसे माना जाता है क्योंकि कैमन कॉरपोरेट टैक्स नहीं लगाता है, जिससे यह बहुराष्ट्रीय निगमों के लिए अपनी कुछ या सभी आय को कराधान से बचाने में सहायता करता है, जिससे जो भारतीय कंपनियां होती हैं या फिर से अन्य जो वैश्विक कंपनियां हैं जो टैक्स हेवन करती हैं, टैक्स की चोरी करती हैं, वे ज्यादातर अपना जो कारोबार है यहाँ पर शिफ्ट कर रही हैं, ठीक है, शिफ्ट कर, जिस कारण यह चर्चा में था। तो याद रखिएगा सही आंसर इसका बी हो जाएगा। दूसरा सही है, पहला गलत है, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें, यह जो है कैमन के तीन द्वीप, जो इस कैमन द्वीप जो है इसके अंदर के जो तीन तीन द्वीप आते हैं, ठीक है, यह क्यूबा के दक्षिण में और जमैका के उत्तर में स्थित है, ठीक। और यह जो है इन प्रशांत महासागर नहीं बल्कि कैरिबियन सागर में स्थित है, ठीक है। कैमन द्वीप कैरिबियन सागर में स्थित एक द्वीप है, ये भी याद रखिएगा। सही आंसर इसका डी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही है।
राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के बारे में देखिए। इसकी स्थापना कंपनी अधिनियम 2013 के तहत की गई थी। यह राष्ट्रीय वित्तीय कॉर्पोरेट प्राधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील सुनता है और इसके सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दो विकल्प बस सही हैं। ठीक है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के सदस्य के बिना शर्त माफी स्वीकार कर ली और उनके खिलाफ अवमानना कार्रवाई बंद कर दी गई थी। ठीक है, जिस कारण चर्चा में था। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1 जून 2016 से राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण एनसीएलटी के आदेश के खिलाफ अपील की सुनवाई करने के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 410 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, 410 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी नियुक्ति जो है इसके सदस्यों को कानून, वित्त, लेखा प्रबंधन और प्रशासन जैसे प्रासंगिक क्षेत्रों में उनकी विशेषज्ञता और अनुभव के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, न कि राष्ट्रपति द्वारा। तो याद रखिएगा। ठीक है, तो पहला दूसरा इसका आपका सही हो जाएगा। और इसका जो मुख्यालय है वो आपके नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ठीक है, सही आंसर इसका बी हो जाएगा। पहला दूसरा सही है, तीसरा इसका गलत है। लंबाडी कढ़ाई के बारे में देखिए। लंबाडी कढ़ाई के बारे में, यह सूती और रेशमी कपड़ों पर की जाने वाली ज्यामिति पैटर्न वाली कढ़ाई है। स्थानीय जंगलों और पक्षियों से यह प्रभावित है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों विकल्प सही हैं। ठीक है, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। इसकी अगर हम बात करें लंबाडी समुदाय लंबे समय से लंबाडी कढ़ाई के शिल्प का अभ्यास कर रही है, जिसमें से उनकी अपनी पोशाक और घरेलू वस्तुओं को सजाने के उद्देश्य से इसे किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी। दोनों विकल्प इसका सही है लंबाडी कढ़ाई के बारे में। डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के बारे में देखिए। किस राज्य में स्थित है? झारखंड, महाराष्ट्र, असम या फिर उड़ीसा? कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभयारण्य है उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, और हाल ही में मायावी जंगली कुत्तों की एक जोड़ी, जिन्हें अक्सर ढोल्स कहा जाता है, इन्होंने ओडिशा के बारगढ़ जिले के डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में एक दुर्लभ उपस्थिति दर्ज की थी, जिस कारण यह चर्चा में था। ठीक है, बहुत लंबे समय के बाद इनकी उपस्थिति वहां पे दर्ज की गई थी, जिस कारण यह चर्चा में है। ठीक, और यह जो है ओडिशा राज्य के हीराकुड बांध महानदी और उसका जो जलाशय क्षेत्र है उसके बीच में यह स्थित है। ठीक है, और इस वन्यजीव अभयारण्य कब घोषित किया गया था अगर इसकी बात करें? 1985 ईस्वी में इसे वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था, ये भी याद रखिएगा। और इसका जो उल्लेख है वीर सुरेंद्र साई के कारण इसका मुख्य रूप से यह उल्लेखनीय हुआ था। ठीक है, उनके प्रयासों से ही इसे वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। उड़ीसा राज्य में स्थित है। ब्लैक स्टॉर्क के बारे में देखिए। यह एक प्रवासी पक्षी है जो मुख्य रूप से दलदली शंकुधारी जंगलों में पाया जाता है। इसे आईयूसीएन रेड लिस्ट के तहत न्यूनतम चिंता वाली प्रजातियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह मुख्यतः यूरोप, एशिया, अफ्रीका में पाया जाता है। सॉरी, कौन सा विकल्प इसका सही है आपको बताना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। तीनों विकल्प इसके बारे में सही हो जाएगा। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें ब्लैक स्टॉर्क प्रजाति, जो उत्तर प्रदेश के हसनापुर वन्यजीव अभयारण्य में इसे देखा गया था। ब्लैक स्टॉर्क प्रजाति को, जिसे कौलासारस के नाम से भी जाना जाता है, या उसी परिवार से यह संबंधित है। और यह दलदली शंकुधारी और मिश्रित जंगलों में पाया जाता है और वहीं पे अपना प्रजनन करता है। ठीक है, और आईयूसीएन की रेड लिस्ट में इसे कम चिंता का विषय के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी इसकी अगर हम बात करें तो यह यूरोपीय आबादी उष्ण कटिबंधीय उप सहारा अफ्रीका, ठीक है, वहां पे सर्दियों में रहता है। और एशियाई आबादी भारतीय उपमहाद्वीप में यह मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, तो यूरोप, अफ्रीका और एशिया, यह तीनों जगह पाए जाते हैं। सही आंसर इसका बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही है। राज्य खाद्य सुरक्षा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य भारत में खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रतिस्पर्धी और सकारात्मक बदलाव लाना है। यह उपभोक्ता सशक्तिकरण को अपने मूल्यांकन के लिए एक पैरामीटर बनाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोनों विकल्प इसका सही है। दोनों विकल्प इसका सही है। हाल ही में जो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण जो फसाई है, इसके द्वारा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया था, जिस कारण यह चर्चा में था। और यह जो सूचकांक है हमारे नागरिकों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने में मदद करने के उद्देश्य से जारी किया गया था। और इसके साथ साथ यह 5 मापदंडों पर राज्यों को रैंकिंग प्रदान करता है। ठीक है, सही आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार के बारे में कौन सा विकल्प सही है? यह गैर काल्पनिक कार्यों के लिए दिया गया जो विश्व संस्कृतियों और सार्वजनिक समझ में योगदान करते हैं, उन्हें प्रदान किया जाता है।
यह केवल पुरातत्व संबंधी साहित्य रचनाओं के लिए दिया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन, पहला सही है, दूसरा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा गलत हो जाएगा। इसके बारे में अगर हम देखें तो इसकी जो स्थापना की गई थी 2013 में की गई थी। 2013 में इसकी स्थापना की गई थी और यह गैर काल्पनिक साहित्य के सर्वोत्तम कार्यों को पुरस्कृत करता है। ठीक है, उसके साथ साथ यह जो है मौलिक अधिकारों में उसके साथ साथ उसकी कठोरता, उसकी मौलिकता को प्रदर्शित करते हैं। उसके साथ साथ विश्व संस्कृतियों और उनकी बातचीत की सार्वजनिक समझ में योगदान देते हैं, उसे मुख्य रूप से दिया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। और ब्रिटिश अकादमी या मानवीय और सामाजिक विज्ञान के लिए ब्रिटेन की राष्ट्रीय अकादमी द्वारा जो है इसको दिया जाता है। पाठ्य पुस्तकें उन विषयों से आती हैं जैसे पुरातत्व से संबंधित हो, मनोविज्ञान से संबंधित हो, दर्शन हो गया, भाषा, संस्कृति हो गया, उनके तहत जो अध्ययन करते हैं और उन विषयों से संबंधित जो रिपोर्ट का प्रकाशन होता है या फिर से नवीनतम जो शोध होते हैं उनसे संबंधित यह पुरस्कार दिया जाता है। तो केवल पुरातत्व से संबंधित दिया जाता है, ये भी बात आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला सही है, दूसरा गलत है। प्रोपेन के बारे में देखिए, कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? यह एक रंगहीन गैसीय हाइड्रोकार्बन है। इसका उत्पादन कच्चे तेल के आंशिक आसवन के दौरान होता है। इसकी ऑक्टेन रेटिंग बहुत कम है। मीथेन और इथेन के बाद यह पैराफिन श्रृंखला का तीसरा सदस्य है। कौन सा विकल्प इसका गलत है प्रोपेन के बारे में? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। इसकी ऑक्टेन संख्या बहुत कम होती है, गलत है। इसकी जो ऑक्टेन संख्या है बहुत अधिक होती है। ठीक है, तो सी आपका गलत हो जाएगा। श्वेत हाइड्रोजन के बारे में देखिए, जब पृथ्वी की पपड़ी में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाला एक संभावित स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। इसके निक्षेप वर्तमान में केवल आर्कटिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। श्वेत हाइड्रोजन के बारे में कौन सा विकल्प सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत है। श्वेत हाइड्रोजन जिसे हाल ही में पूर्वोत्तर फ्रांस की जमीन के नीचे जीवाश्म ईंधन की तलाश करते समय इसकी खोज की गई है। वैज्ञानिकों को श्वेत हाइड्रोजन के भंडार मिले हैं। श्वेत हाइड्रोजन जिसे प्राकृतिक के सोना या भूगर्भिक हाइड्रोजन कहा जाता है, यह प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की पपड़ी में पाया जाता है और इसे एक संभावित स्वच्छ ऊर्जा ईंधन के रूप में क्या किया गया है, मतलब मान्यता दी गई है। ठीक है, और यह आमतौर पर अन्य अणुओं के साथ पाया जाता है और हाइड्रोजन की तुलना में सफेद हाइड्रोजन के बहुत सारे फायदे होते हैं। ईंधन के रूप में उपयोग करने पर CO2 उत्सर्जन नहीं होता है। हाइड्रोजन उत्पादन और इसके उपयोग के लिए जो मौजूदा बुनियादी ढांचा और प्रौद्योगिकी है यह इसके अनुकूल भी है, जिससे कि ऊर्जा का उत्पादन हो सकता है। उसके साथ साथ यह भाप सुधार इलेक्ट्रोलिसिस हो गया, इसकी तुलना में क्या है, बहुत अधिक सस्ता होता है और कुशल होता है और यह एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, ये भी याद रखिएगा। और यह जो है अमेरिका हो गया, पूर्वी यूरोप, रूस, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से इसके व्यापक भंडार की पुष्टि की गई है। ठीक है, तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक, और वर्तमान में यह केवल आर्कटिक क्षेत्र में, यह बात आपका गलत है। ठीक है, पहला सही है, दूसरा गलत। वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म किसके द्वारा शुरू किया गया? शिक्षा मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, नीति आयोग या फिर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसकी शुरुआत की गई है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा। और इसके अंतर्गत पूरे भारत में डॉक्टरों के लिए अपना एक राष्ट्र एक पंजीकरण मंच लॉन्च करने के लिए इसे तैयार किया गया है। और यह जो है 6 महीने में नेशनल मेडिकल रजिस्टर के 5 पायलट का अनावरण करेगी, जहां डॉक्टरों को एक विशिष्ट पहचान संख्या का आवंटन किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा सही आंसर इसका डी हो जाएगा। अबो अबो समो अबो समोटला अबो समोटला जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था, यह क्या है? एक कीट है, छिपकली है, मेढक है या फिर एक मछली है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यह एक मछली की प्रजाति है। ऑप्शन डी इसका सही है। ठीक है, और इसकी खोज कहाँ पे की गई है? पश्चिमी ओडिशा में इसकी खोज की गई है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, पश्चिमी ओडिशा में इसकी खोज की गई है। पश्चिमी ओडिशा में इसकी खोज की गई। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। राष्ट्रीय कुशल पाककला कार्यक्रम के बारे में कौन सा विकल्प सही है? यह एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ESL की एक पहल है। यह केवल सौर ऊर्जा संचालित कुकर स्टोव पर केंद्रित है। यह केवल सौर ऊर्जा संचालित कुकर स्टोव पर केंद्रित है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने अपना अभूतपूर्व नेशनल एफिशिएंसी कुकिंग प्रोग्राम और एनर्जी एफिशिएंट फैंस प्रोग्राम को लॉन्च किया है और यह स्वच्छ पाककला योजना का एक उप समूह है। यह विद्युत मंत्रालय की गो इलेक्ट्रिक पहल के अनुरूप गैर सौर बिजली
आधारित इंडक्शन कुक स्टोव पर आधारित है और यह कार्यक्रम इंडक्शन आधारित कुक स्टोव पेश करेगा। उसके साथ साथ यह पूरे भारत में 20 लाख इंडक्शन कुक स्टोव क्या करेगा, तैनात करेगा। ठीक है, तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा आपका गलत है। वास्तविक समय परिवेश पर संचार सक्षम सॉफ्टवेयर किसके द्वारा विकसित किया गया? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, नीति आयोग, भारत चुनाव आयोग या फिर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय चुनाव आयोग द्वारा, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव प्रबंधन के लिए इन हाउस सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है और यह इनकोर सॉफ्टवेयर वास्तविक समय परिवेश पर संचार करने में सक्षम होगा। ठीक है, सही आंसर इसका सी हो जाएगा। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा इसे विकसित किया गया है। मेथनॉल डीजल 15 ईंधन के बारे में देखिए। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड आईओसीएल के सहयोग से अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन आरडीएसओ द्वारा इसे विकसित किया गया है। यह नियमित खनिज डीजल ईंधन की तुलना में कम हानिकारक प्रदूषक उत्सर्जित करता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों विकल्प इसके बारे में, मेथनॉल डीजल 15 के बारे में सही है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। टॉरिड उल्कापात, टॉरिड उल्कापात के बारे में देखिए। यह आवधिक धूमकेतु 2P इनुका के मलबे हैं और यह नेपच्यून के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण होता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, किसी धूमकेतु के लिए ज्ञात कक्षीय अवधि सबसे कम सूर्य के चारों ओर एक पूर्ण यात्रा करने में लगभग 3 से 3 वर्ष का समय लगता है। यह जो टॉरिक उल्कापात है इसकी बात की जा रही है और यह दो अलग अलग धाराएं इसके अंतर्गत शामिल है, दक्षिणी और उत्तरी टॉरिड्स, और यह दोनों बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण समय के साथ फैल रही है, इनका विस्तार हो रहा है। ठीक है, जिस कारण यह चर्चा में है। ठीक, और बाकी इन्हें नग्न आंखों से देखा जा सकता है। आधी रात के आसपास सबसे अच्छा देखा जा सकता है। ठीक है, मतलब सबसे इनकी जो विजिबिलिटी है वह आधी रात के बाद सबसे ज्यादा होती है। सही आंसर इसका जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा आपका गलत है। ठीक है, अनुकूल अंतराल रिपोर्ट के बारे में देखिए, जो कभी कभी समाचारों में देखी जाती है और किसके द्वारा इसे प्रकाशित किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, विश्व आर्थिक मंच, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम या फिर विश्व बैंक? अनुकूल अंतराल रिपोर्ट, द एडॉप्शन गैप रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा इसका प्रकाशन होता है। ठीक है, यूएनईपी द्वारा, यूएनईपी द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। ठीक है, तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक, ए इसका सही हो जाएगा। कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना देखिए, प्राणहिता गोदावरी नदी का संगम केएलआईपी अर्थात कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना के स्थान है, अर्थात यहीं पर इसकी स्थापना की गई है और इसे पहले प्राणहिता चेवेला लिफ्ट सिंचाई परियोजना के नाम से जाना जाता था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दोनों विकल्प इसका सही है, दोनों विकल्प इसका सही है। कलेश्वर लिफ्ट सिंचाई परियोजना के बारे में अगर हम देखें तो यह एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है और तेलंगाना के कलेश्वरम गांव में इसका स्थापना किया गया, इसका निर्माण किया गया है और यह प्राणहिता गोदावरी नदी के संगम पर स्थित है। वर्धा, पैनगंगा, वैनगंगा नदियां जो मिलकर के उपमहाद्वीप पर 7वीं सबसे बड़ी जल निकासी बेसिन बनाती हैं, प्राणहिता नदी के संगम पर एक साथ मिलती हैं और यहीं पर यह बनाया गया है। ठीक है, इसके साथ साथ यह दुनिया की सबसे बड़ी बहुमंची बहुउद्देशीय लिफ्ट सिंचाई परियोजना बनने के बाद हो जाएगी, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इसका सही आंसर भी हो जाएगा। बाकी कुछ अतिरिक्त जानकारी अगर इसके बारे में देखें तो कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना, इसकी जो मुख्य विशेषता है भूमिगत और सतही जल पंपिंग स्टेशन की एक श्रृंखला, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी ऐसी संरचना वाली लिफ्ट सिंचाई परियोजना का क्या दिया गया, मान्यता दिया जाएगा बनने के बाद। सही आंसर इसका बी हो जाएगा। नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप को किस लिए लॉन्च किया गया था? सुदूर आकाश गंगाओं में ब्लैक होल का अन्वेषण करने के लिए, हमारे सौरमंडल के भीतर धूमकेतुओं के निर्माण अध्ययन करने के लिए, पृथ्वी के आकार के संग्रहों और उनकी कक्षाओं की प्रचुरता का निर्धारण करने के लिए, या फिर गैस की वायुमंडलीय संरचना को मापने के लिए? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह पृथ्वी के आकार के ग्रहों और उनकी कक्षाओं की प्रचुरता को निर्धारित करने के लिए इसे प्रक्षेपित किया गया है। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही है, केपलर स्पेस सिंचाई, केपलर स्पेस टेलीस्कोप, जिसे नासा द्वारा क्या किया गया, लॉन्च किया गया था, जो हमारे सौरमंडल के बाहर तारों की परिक्रमा करने वाले पृथ्वी के आकार के ग्रहों की खोज करेगा। ठीक है, सही आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, जॉर्डन, इजराइल और लेबनान, इनमें से
कौन सा देश लाल सागर के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? फुट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉर्डन और इजराइल, इन दोनों की सीमा लाल सागर के साथ लगती है। ठीक है, इन दोनों की सीमा लाल सागर से लगती है। ठीक है, और अगर हम बात करें, और अगर इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो मृत सागर, ठीक है, जिसे नमक सागर के नाम से जाना जाता है, यह नमक झील है जो पूर्व में जॉर्डन, पश्चिम इजराइल की सीमा से लगा है। और पश्चिमी तट दक्षिणी आधा जो भाग है इसका इजराइल का है, जबकि तट का उत्तरी आधा भाग वेस्ट बैंक में आता है, जिस क्षेत्र पर इजराइल और फिलिस्तीन दोनों अपना दावा करते हैं। ठीक है, बाकी जो लाल सागर के साथ इसकी जो सीमा लगती है, जो लाल सागर के साथ इसकी सीमा लगती है वो जॉर्डन और इजराइल की है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के बारे में देखिए, इसका स्थापना हुआ था 1890 में सर जॉर्ज किंग के निर्देशन में कराया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कौन सा विकल्प इसका सही नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी दूसरा। भारतीय वनस्पति संरक्षण, यह जो है भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। स्थापना हुआ था इसका 1800, स्थापना हुआ था 1890 ईस्वी में, 1890 ईस्वी में। और इसका जो मुख्यालय है वो कोलकाता में है। ठीक है, कोलकाता में इसका मुख्यालय है, तो नई दिल्ली में नहीं है। ठीक है, ये बात आपका गलत हो जाएगा, विकल्प 2 गलत है, पहला सही है। एच पाइलोरी के बारे में देखिए, यह एक वायरस है जो मानव तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। यह आमतौर पर किसी व्यक्ति को उसके बचपन के दौरान संक्रमित करता है। इसका इलाज एंटीबायोटिक दवाओं और एक प्रोटॉन पंप अवरोधक के संयोजक से किया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी दूसरा, तीसरा आपका सही है, पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, यह एक सामान्य प्रकार का बैक्टीरियल वायरस, मतलब बैक्टीरियल बीमारी है जो पाचन तंत्र में बढ़ता है और पेट की परत पर हमला करता है। यह पेट के कठोर अम्लीय वातावरण में रहने के लिए अनुकूल होता है। यह संक्रमण आमतौर पर बचपन में होता है, बात बिल्कुल सही है। इसके संक्रमण जो है आमतौर पर हानिकारक होते हैं, लेकिन यह पेट और छोटी आंत में अधिकांश रूप से पल्सर के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो यह जो है मानव की तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, यह पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक, पाचन तंत्र को, पाचन तंत्र को। ठीक है, तो पहला आपका गलत हो जाएगा, दूसरा तीसरा सही है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के बारे में कौन सा विकल्प सही है? यह खान मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। यह भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। कौन सा विकल्प राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के बारे में सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, यह राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड अपनी सहायक कंपनी लीगेसी आयरन और लिमिटेड के माध्यम से पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में सोने के खनन कार्य शुरू करने जा रही है, जिस कार्य चर्चा में था। ठीक है, और यह भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम के रूप में स्थापित हुआ था। एनएमडीसी भारत का लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है और इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में यह कार्य करता है, न कि खान मंत्रालय के। ठीक है, तो किसके अंतर्गत कार्य करता है? यह जो है इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, इस्पात मंत्रालय के। सही आंसर इसका बी हो जाएगा, दूसरा सही है, पहला गलत है। पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में कौन सा विकल्प सही है? यह मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत श्रृंखला में स्थित है। केन नदी अभ्यारण्य से होकर के दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। 1994 में भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। इस 1994 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत एक जो रिजर्व है घोषित किया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तीनों विकल्प पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में सही है। यह मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में विंध्य पर्वत श्रृंखला में है। ठीक है, और यह एक टाइगर रिजर्व है। 1994 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। इसकी विशेषता टेबल टैप स्थलाकृति है। इसमें विस्तृत पठार और घाटियां देखने को मिलती हैं। केन नदी अभ्यारण्य से होकर के दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और यहाँ पर शुष्क पर्णपाती वन मुख्य रूप से पाए जाते हैं। घास के मैदानों से यह जो आपका अभ्यारण्य है या टाइगर रिजर्व है वो घिरा हुआ है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, तीनों विकल्प पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में सही है। कामाख्या मंदिर के बारे में कौन सा विकल्प सही है? यह लुसाई पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है, नीलांचल वास्तुकला शैली पर आधारित है और अंबुबाची मेला मंदिर के प्रमुख त्योहारों में से एक है। कौन सा विकल्प कामाख्या मंदिर के बारे में सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दूसरा और तीसरा सही है। इसका दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा। इसकी अगर हम बात करें
यह लुसाई पहाड़ी नहीं, बल्कि यह जो है आपका नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है। नीलांचल पहाड़ी पे, ठीक। तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा तीसरा सही है। बाकी अगर इसकी और इसके बारे में कुछ और अगर हम देखें तो यह भारत के 51 शक्तिपीठों में से सबसे पुराने शक्तिपीठों में से एक माना जाता है इसे। और पारंपरिक नगर या फिर उत्तर भारतीय और सार्वजनिक की या फिर मुगल वास्तुकला शैली के संयोजन से इसे तैयार किया जाता है। ठीक है, और यह सामान्यतः संयोजन को वास्तुकला की नीलांचल शैली का इसे नाम दिया गया है। यहाँ पे जो मतलब जो आपके जो कपड़े वगैरह यहाँ पे जो बनाए जाते हैं, ठीक है। और यह असम का एकमात्र मंदिर है जिसका ग्राउंड प्लान पूरी तरह से विकसित हुआ है। ठीक है, तो इस वास्तुकला शैली के बारे में याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे स्थित है और किस लिए प्रसिद्ध है, ये भी अम्बुबाची मेले का आयोजन भी यहीं पे होता है। और यह त्योहार देवी कामाख्या के वार्षिक मासिक धर्म के उपलक्ष्य में हर साल इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, सही आंसर डी हो जाएगा। केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में कौन सा विकल्प सही है? इसका गठन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत किया गया था और इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 से अधिक सूचना आयुक्त नहीं होते, मतलब अधिकतम 10 सूचना आयुक्त होते हैं, एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत इसका स्थापना किया गया था। इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है, ठीक है, एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 जो है सदस्य होते हैं। ठीक है, एक जो है मुख्य सूचना आयुक्त या फिर अध्यक्ष और बाकी 10 जो है सदस्य होते हैं। और सदस्यों की संख्या 10 से अधिक नहीं हो सकती, ये भी याद रखिएगा। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। वैगई बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा या फिर मध्य प्रदेश? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यह तमिलनाडु में स्थित है वैगई बांध। वैगई बांध जिसका निर्माण तमिलनाडु के थेनी जिले में ओडीपट्टी के पास वैगई नदी पर किया गया है और इसे इस क्षेत्र की जीवन रेखा माना जाता है। ठीक है, सही आंसर इसका बी हो जाएगा। कृषि कृषि 24 कृषि 24 एड 7 के बारे में कौन सा विकल्प सही है? यह स्वचालित कृषि समाचार निगरानी और विश्लेषण के लिए पहला एआई संचालित समाधान है। यह कई भाषाओं में समाचारों का अंग्रेजी में अनुवाद करने में सक्षम है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प कृषि 24/7 के बारे में सही है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है सी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, प्रोजेक्ट डॉल्फिन के बारे में कौन सा विकल्प सही है? तमिलनाडु के तटीय जल में समुद्री डॉल्फिन की 9 से अधिक प्रजातियां पाई गई हैं। मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व की खाड़ी में पाए जाने वाले डॉल्फिन के प्रमुख निवास है और यह पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला दूसरा आपका सही है, तीसरा गलत है। यह पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में तमिलनाडु सरकार द्वारा भारत सरकार के वन्यजीव पर्यावास के एकीकृत विकास कार्यक्रम के तहत प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश दिया गया था, जिसका उद्देश्य समुद्री पारिस्थितिकी और समुद्री पर्यावरण के समग्र स्वास्थ्य को मजबूत करना और तमिलनाडु के तटीय जल में समुद्री डॉल्फिन की 9 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं और मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व की खाड़ी में पाए जाने वाली डॉल्फिन के प्रमुख जो आवास हैं, इस रूप में भी इन्हें जाना जाता है। उसके साथ साथ इसमें जो धन का आवंटन किया जाता है, ठीक है, इसमें जो धन का आवंटन होता है, वित्त का जो आवंटन होता है, उसमें केंद्र और राज्यों का जो अनुपात है, केंद्र का अनुपात है 60% और राज्यों का अनुपात है इसमें 40%। ठीक है, तो 40% का आवंटन केंद्र सरकार करती है और 60% का और 40% का राज्य सरकार करते हैं। ठीक है, तो सी इसका सही हो जाएगा, यह पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित नहीं है। कलाई चिवस्काया ज्वालामुखी के बारे में कौन सा विकल्प सही है? हाल ही में जो इसमें विस्फोट हुआ था, किस क्षेत्र में यह स्थित है ज्वालामुखी? यह जो है कमचटका प्रायद्वीप में स्थित है। ठीक है, और कमचटका प्रायद्वीप जो रूस के अधिकार क्षेत्र में आता है। ठीक है, रूस के अधिकार क्षेत्र में आता है। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। तो क्लाइचिवस्काया ज्वालामुखी के बारे में याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। हाल ही में इसमें विस्फोट हुआ है जिस कारण यह चर्चा में था। तंजानिया के बारे में कौन सा विकल्प सही है? यह जमीन से घिरा एक अफ्रीकी देश है, यह भूमध्य रेखा के दक्षिण में है। किलिमंजारो पर्वत इस देश में स्थित है। कौन सा विकल्प तंजानिया के बारे में सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरा तीसरा सही है। ठीक है, दूसरा तीसरा सही है। तंजानिया जो अफ्रीकी देश है और यह भूमध्य रेखा के ठीक दक्षिण में स्थित है। ठीक है, भूमध्य रेखा के ठीक दक्षिण में स्थित है। दार एस सलाम इस देश का सबसे बड़ा शहर और बंदरगाह है। ठीक है, तो अगर यह इसमें क्या कह रहा है कि यह अफ्रीकी देश जो जमीन से घिरा है अर्थात लैंडलॉक है और इसमें जो है बताया जा रहा है कि दारुसलाम बंदरगाह इसका सबसे बड़ा बंदरगाह है, महत्वपूर्ण बंदरगाह है। तो यह विकल्प आपका गलत हो जाता है। ठीक है, जो दारुसलाम बंदरगाह है तंजानिया में ही स्थित है।
ठीक है, और इसका सबसे बड़ा क्या है, शहर भी है। इसके साथ साथ इसकी मुख्य भूमि उत्तर में युगांडा, विक्टोरिया झील और केन्या से इसकी सीमा लगती है। पूर्व में इसकी जो सीमा है हिंद महासागर से लगती है, मोजाम्बिक, न्यासा झील, मलावी, और दक्षिण में दक्षिण पश्चिमी जो आपका जिम्बाब्वे है और जाम्बिया, ठीक है, जाम्बिया है, टंगानिका झील, बुरुंडी और रवांडा के साथ इसकी सीमा लगती है। और इसकी सबसे ऊंची जो पहाड़ी है किलिमंजारो है, जो उत्तर पूर्व में स्थित है, ठीक है, तंजानिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। सही आंसर इसका जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। बाकी यहाँ से कुछ नदियां भी प्रवाहित होती हैं, जैसे रूवूमा, रूफीजी और वामी, ठीक है, उसके साथ साथ पंगानी भी नदी है जो तंजानिया से होकर के बहती है और हिंद महासागर में अपना जल प्रवाहित करती है। सही आंसर इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। पार्वती नदी के बारे में देखिए, कौन सा विकल्प इसमें से सही नहीं है, कौन इसकी सहायक नदी नहीं है पार्वती की। व्यास, पार्वती नदी में से किस नदी की सहायक, सॉरी, पार्वती किस नदी की सहायक नदी है बताना है, व्यास, रावी, झेलम या फिर चिनाब, कौन सा विकल्प इसका सही होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पार्वती व्यास की सहायक नदी है। पार्वती नदी, जिसे पार्वती नदी के नाम से भी जाना जाता है, यह हिमाचल प्रदेश की पार्वती घाटी से इसका उद्गम होता है और यह व्यास नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। सही आंसर इसका ए हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही है। जलवायु, यह क्वेश्चन छोड़ दीजिए। अरोरा के बारे में कौन सा विकल्प सही है, इसका निर्माण सूर्य के अवशेषित कणों कि पृथ्वी का आयनमंडल से परस्पर क्रिया करने से होता है या केवल पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में ही दिखाई देती है। कौन सा विकल्प अरोरा के बारे में सही है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। पहला सही है, दूसरा गलत है, ठीक है। अरोरा जो है एक दुर्लभ वायुमंडलीय घटना है जो G3 श्रेणी के भूचुंबकीय तूफान के दौरान इसे देखा जाता है और इसका निर्माण कब होता है, जब सूर्य अपने कोरोना से अवशोषित कणों को बाहर निकालता है जिससे सौर पवन का निर्माण होता है, तब हमें अरोरा देखने को मिलता है, ठीक है। और इसे जो है, इसे आयन मंडल में, यह जो घटना घटित होती है आयन मंडल में होती है, आयन मंडल में, ठीक। और आयन मंडल के उत्तरी भाग में, उत्तरी ध्रुव पर इसे, आयन मंडल के उत्तरी ध्रुव पर इसे अरोरा बोरियालिस के नाम से जाना जाता है, अरोरा बोरियालिस के नाम से, ठीक है। और दक्षिण में इसे अरोरा ऑस्ट्रियालिस के नाम से जाना जाता है, ठीक। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर भी हो जाएगा, पहला सही है, दूसरा आपका गलत है, ठीक है। राष्ट्रीय कोयला सूचकांक के बारे में देखिए, यह केवल विनियमित क्षेत्रों में लेन देन वाले गैर कोकिंग कोयले पर विचार करता है। यह भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता द्वारा विकसित किया गया है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। एनसीआई एक मूल्य सूचकांक जो निश्चित आधार वर्ष के सापेक्ष किसी विशेष महीने में कोयले के मूल्य स्तर में परिवर्तन को दर्शाता है। यह मूल्य सूचकांक सभी बिक्री चैनलों से कोयले की कीमतों को जोड़ता है, अधिसूचित करता है, उसकी नीलामी मूल्य और आयात मूल्य जो है इसका निर्धारण करता है, ठीक है। और ऐसा सूचकांक इसके द्वारा विकसित किया जाता है जो वास्तव में बाजार मूल्य को प्रतिबिंबित करे। तो दूसरा आपका सही है, केवल कोकिंग कोयले पर विचार करता है, यह आपका गलत है। ये सभी प्रकार के जो कोयले हैं उनसे संबंधित विचार करता है, ठीक है, उस पर अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करता है। सही आंसर इसका बी हो जाएगा, दूसरा आपका सही है, पहला गलत हो जाएगा। पलामू टाइगर रिजर्व के बारे में देखिए, यह भांडेर पठार क्षेत्र में स्थित है। बुरहा नदी इस अभयारण्य से होकर के बहती है। इसकी वनस्पति में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन का प्रभुत्व है या फिर से बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। कौन सा विकल्प पलामू टाइगर रिजर्व के बारे में सही है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। दूसरा तीसरा सही, पहला गलत है। यह भांडेर पठार क्षेत्र में स्थित है या गलत है। इसकी अगर हम बात करें, यह झारखंड के छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में स्थित है, ठीक है, छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में स्थित है, ठीक, छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में। और यह बेतला राष्ट्रीय उद्यान का एक पार्ट है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान का एक पार्ट है, ये भी याद रखिएगा। बेतला राष्ट्रीय उद्यान का यह एक पार्ट है और यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत है वह देश में बनाए गए पहले 9 अभयारण्यों में से एक माना जाता है, ठीक। तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा, दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। भीमा नदी के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है, यह कृष्णा की एक प्रमुख सहायक नदी है। इसका उद्गम महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट से होता है और भीमा नदी बेसिन का 50% से अधिक भाग कर्नाटक राज्य में स्थित है। कौन सा विकल्प भीमा नदी के बारे में सही है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। भीमा नदी जिसे चंद्रभागा नदी के नाम से जाना जाता है और यह कृष्णा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है, ठीक है, यह कृष्णा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके साथ साथ इसका जो उद्गम है
यह महाराष्ट्र के पुणे जिले में पश्चिमी घाट के पश्चिमी किनारे पर कर्जत के पास जो भीमाशंकर पहाड़ी है वहां से इसका उद्गम होता है। ठीक है, वहां से इसका उद्गम होता है। और भीमा महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना राज्य से होकर के दक्षिण पूर्व में बहती है। भीमा नदी कर्नाटक के कुडलूर जो रायचूर में कृष्णा नदी में मिल जाती है। यह नदी वर्ष आधारित है, यह नदी वर्षा आधारित है, अर्थात नदी का आयतन मानसून में अधिक हो जाता है और उसके बाद इसमें जल का स्तर जो है कम हो जाता है। और इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं सीना और नीरा है। पड्ढरपुर भीमा नदी के दाहिने किनारे पर स्थित एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही है। चिकनगुनिया के बारे में कौन सा विकल्प सही है? यह एक वायरल बीमारी है। मच्छरों के काटने से मनुष्यों में यह फैल सकता है। इसकी पहचान सबसे पहले दक्षिण एशिया में की गई थी। चिकनगुनिया के बारे में कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चिकनगुनिया हाल ही में अमेरिका के स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा चिकनगुनिया के लिए दुनिया के पहले टीके को मंजूरी दी गई थी, जिस कारण यह चर्चा में था। ठीक है, और यह एक वायरल बीमारी है, बात बिल्कुल सही है। चिकनगुनिया इसके संक्रमित मच्छरों के काटने से होता है और इसके लक्षण आमतौर पर मच्छर के काटने के 4 से 8 दिन बाद शुरू होता है, था देखने को मिलता है जो लक्षण है, और 2 से लेकर के 12 दिन के बीच कहीं भी यह दिखाई दे सकता है। मतलब इसके लक्षण जो है उभर करके सामने आ सकते हैं। और इसे पहली बार जो है 1952 ईस्वी में, पहली बार 1952 में देखा गया था। कहाँ पे? इसे जो है तंजानिया में, तंजानिया में इसकी उपस्थिति दर्ज की गई थी। ठीक है, या इसका मामला, पहला मामला दर्ज किया गया था। ठीक, तो इसकी पहचान सबसे पहले दक्षिण एशिया में की गई थी, ये बात आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, पर तंजानिया में 1952 में सबसे पहले जो है इससे संबंधित मामला दर्ज किया गया था। और उसके साथ साथ अब ये इसका जो विस्तार है एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका के लगभग 40 से अधिक देशों में इसका बुखार मतलब जो विस्तार है वो हो चुका है। ठीक है, इसमें तेज बुखार देखने को मिलता है, इसमें तेज बुखार देखने को मिलता है और जोड़ों में दर्द होता है। इसके कुछ महत्वपूर्ण लक्षण हैं। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। माउंट सेंट हेलेंस कहां पर स्थित है? उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप या फिर अटलांटिक? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यह उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में स्थित है और यह जो है एंडीज, स्टेगोमियो, इजिप्टी और माउंट सेंट अमेरिका के दक्षिण पश्चिम वाशिंगटन के कॉस्कैड रेंज में स्थित है और यह एक ज्वालामुखी शिखर है, मतलब ज्वालामुखी उद्गार के बाद इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, और यह जो है प्रशांत महासागर में जो रिंग ऑफ फायर है उसके पार्ट में आता है। ठीक है, उसके भाग में के रूप में आता है। मतलब कह सकते हैं कि रिंग ऑफ फायर का विस्तार यहाँ तक देखने को मिलता है। ठीक है, जिस कारण यहाँ पे ज्वालामुखी की क्रियाएं घटित होती रहती हैं और इस माउंट सेंट हेलेंस या माउंट सेंट हेलेना भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। इसका जो उद्गम या इसका जो निर्माण हुआ है ज्वालामुखी क्रिया के बाद ही हुआ है। सही आंसर इसका ये हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। कड़कनाथ चिकन के बारे में कौन सा विकल्प सही है? इस मुर्गी के अंडे भी काले होते हैं और झाबुआ जिले के इस मुर्गी को 2018 में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग दिया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प कड़कनाथ मुर्गा के बारे में सही है, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। और बाकी 2018 में इसे जीआई टैग दिया गया था, ये भी याद रखें। और इसका सबसे अधिक ये मुर्गे जो पाए जाते हैं मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में पाए जाते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए टिटिकाका झील के बारे में। यह दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत पर स्थित है और यह पश्चिम में पेरू और पूर्व में बोलीविया के बीच की सीमा पर स्थित है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर ए, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। टिटिकाका झील जो विश्व का सबसे ऊंचा नयगम्य जल स्रोत है और यह दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत में समुद्र तल से 3810 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह पश्चिम में पेरू और पूर्व में बोलीविया के बीच में स्थित है। टिटिकाका दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी झील है। पहला कौन है? पहला है आपका मार्काइबो। ठीक है, पहला मार्काइबो है, पहला है मार्काइबो। ठीक है, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। आंसर ए। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो मनाया जाता है यह मनाया जाता है मौलाना अबुल कलाम आजाद के सम्मान में। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, और सबसे पहले अगर पूछ ले कि सबसे पहले कब मनाया गया था? 11 नवंबर 2008 को सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया गया था। सही आंसर इसका डी हो जाएगा। ओगासावार द्वीप समूह कहां पर स्थित है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक या फिर आर्कटिक? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यह प्रशांत महासागर में स्थित है। ओगासावार द्वीप समूह उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में है और इसे बेनिनी द्वीप समूह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सही आंसर इसका ए हो जाएगा। बिरसा मुंडा के बारे में कौन सा विकल्प सही है? यह बिहार क्षेत्र के रहने वाले एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा जबरदस्ती जमीन हड़पने के खिलाफ विद्रोह किया था। बिरसा मुंडा के बारे में कौन सा विकल्प सही होगा?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। मुंडा जनजाति से आने वाले, और यह चर्चा में क्यों था इसकी अगर हम बात करें तो मुंडा जनजाति से आने वाले बिरसा मुंडा लोकनायक और आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में ब्रिटिश उपनिवेश के तहत बिहार और झारखंड बेल्ट में भारतीय जनजाति जन आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया था। और मुंडो ने आदिवासियों को जबरदस्ती जमीन हड़पने के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट किया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा जो आदिवासियों को बंधुआ मजदूरी में कन्वर्ट किया जा रहा था, उसके साथ साथ उनके साथ जो मतलब बहुत ही अभद्र व्यवहार किया जाता था, और उनके क्षेत्र में मतलब आक्रमण या कह सकते हैं कि हस्तक्षेप किया जाता था, उसके विरोध में इनके द्वारा विद्रोह जो है वो किया गया था, और अपने सभी समुदायों को एकत्रित करके विद्रोह का नेतृत्व इन्होंने किया था। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, और यह 19वीं शताब्दी की घटना है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, सही आंसर सी हो जाएगा। और अगर हम बात करें जो आपका बिरसा मुंडा विद्रोह, जिसे उलगुलान विद्रोह के नाम से जाना जाता है, अंग्रेजों के खिलाफ इसकी शुरुआत कब हुई थी, या इस विद्रोह का नेतृत्व इन्होंने कब किया था? 1894 ईस्वी में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, जिसे उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। सही आंसर सी हो जाएगा। साइट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सचिवालय यूएनईपी द्वारा प्रशासित है, जो कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका राज्य और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संगठन स्वेच्छा से पालन करते हैं। कौन सा विकल्प साइट्स के बारे में सही है? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प साइट्स के बारे में सही है। ठीक है, दोनों विकल्प साइट्स के बारे में सही है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी इसके बारे में अगर हम और देखें तो 1963 में आईयूसीएन के सदस्यों की एक बैठक में एक प्रस्ताव को अपनाया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप इसकी स्थापना हुई थी। और इसका स्थापना कब किया गया था? 1975 में, ये भी याद रखिएगा। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। नारियल विकास बोर्ड के बारे में कौन सा कथन सही है? यह एक वैधानिक निकाय है। यह केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। यह नारियल और उसके उत्पादों के लिए ग्रेड और मानक तैयार करता है, तय करता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। पहला और तीसरा सही है। पहला और तीसरा सही है। यह एक वैधानिक निकाय है, बात बिल्कुल सही है। यह एक वैधानिक निकाय है। स्थापना इसकी उत्पादकता में वृद्धि, उत्पादन विविधीकरण पर ध्यान देने, उसके साथ साथ नारियल उत्पादन और उसके उपयोग के लिए एकीकृत विकास के लिए इसकी स्थापना किया गया था। और यह जो है 1981 में अस्तित्व में आता था, तो 1981 में इसका स्थापना किया गया था। और यह भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, न कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और बाकी इसके जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं वो कर्नाटक में बेंगलुरु, तमिलनाडु में चेन्नई, असम में गुवाहाटी और बिहार में पटना, यहाँ पर इसके क्षेत्रीय कार्यालय खोले गए हैं। और बाकी इसका जो मेन मुख्यालय है वह केरल के कोच्चि में है। ठीक है, कहाँ पे है? केरल के कोच्चि में है, याद रखिएगा ये भी। ठीक है, ठीक। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत है। माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है? आर्कटिक, एशिया, अफ्रीका या फिर यूरोप? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। माउंट एटना यह यूरोप में स्थित है। माउंट एटना, और यह यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, जो दुनिया के सबसे बड़े ज्वालामुखियों में से एक है। ठीक है, और यह सिसिली द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है, और दुनिया का सबसे ऊंचा भूमध्य सागरीय द्वीप पर्वत है, और सबसे सक्रिय स्टॉर्म वैल्यू अर्थात ज्वालामुखी है। ठीक है, और आल्पस के दक्षिण में इटली की सबसे ऊंची चोटी के रूप में भी इसे जाना जाता है। सही आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। एक ही स्टेशन एक उत्पाद योजना के बारे में कौन सा कथन सही है? इसे रेल मंत्रालय द्वारा जारी किया गया, कह सकते हैं कि रेल मंत्रालय की एक पहल है। यह स्थानीय लोगों को स्वदेशी उत्पाद बेचने के लिए विशिष्ट रूप से डिजाइन किए गए बिक्री आउटलेट प्रदान करता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। दोनों विकल्प इसका सही है। ठीक है, बाकी इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सबसे पहले इसकी शुरुआत जो की गई थी 2022 में की गई थी। ठीक है, 2022 में की गई थी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, सही आंसर इसका बी हो जाएगा। भारत में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों पीबीटीजी के वितरण के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? पीबीटीजी भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूद है। मध्य प्रदेश में भारत में पीबीटीजी की सबसे बड़ी आबादी है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ठीक है, इसमें क्या पूछा है? कौन सा विकल्प सही है? दोनों विकल्प गलत हो जाएगा। ठीक है, दोनों विकल्प गलत क्यों है? देखिए, भारत में जो जनजाति समूहों में पीबीटीजी एक अधिक असुरक्षित समूह है। इन समूहों में आदिम लक्षण जैसे भौगोलिक अलगाव, कम साक्षरता, शून्य से लेकर के नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि, पिछड़ापन होता है। ठीक है, तो यह कुछ क्राइटेरिया है जिसके आधार पर किसी जाति को
जनजातीय के रूप में सूचीबद्ध किया जाता है। ठीक है, बाकी इस समूह में जो अगर हम बात करें भोजन के लिए शिकार और कृषि स्तर पूर्व प्रौद्योगिकी, मतलब प्रौद्योगिकी का यहाँ पे जो विकास है ना के बराबर हुआ है। और यह मुख्य रूप से आखेट एवं एग्रीकल्चर और भी कर्तन कृषि अर्थात जो आपके झूम कृषि है उसके माध्यम से कृषि कार्य करते हैं। और 1973 में ढेबर आयोग द्वारा आदिम जो जनजाति हैं इनको इनके लिए एक अलग श्रेणी बनाया गया था। ठीक है, इनके जो रिपोर्ट इनके द्वारा जो रिपोर्ट प्रकाशित किया गया था उसके आधार पर भारत सरकार ने इनके लिए एक अलग ग्रुप या अलग कह सकते हैं समूह बनाया था। ठीक है, तो किस समिति के सुझाव पर किया गया था यह इंपॉर्टेंट है। 1973 में गठन हुआ था ढेबर समिति का। ठीक है, और इसी समिति के सुझाव पर इसके लिए एक अलग समूह बनाया गया था। ठीक, और वर्तमान समय में टोटल जो आपके पीबीटीजी समूह है इनकी संख्या बढ़कर के 52 हो गई है। ठीक है, 52 हो गई है। और इसके अंतर्गत अगर हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जो पीबीटीजी वर्ग का समूह का जो सबसे अधिक जो संख्या है वह मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि ओडिशा राज्य में है। ठीक है, ओडिशा राज्य में है, ये बात भी याद रखिएगा। ठीक, बाकी पहले में क्या कह रहा था कि पीबीटीजी भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पाए जाते हैं, ये बात भी है आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, और इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो भारत के वर्तमान समय में 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 220 जिलों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो टोटल भारत के जो राज्य हैं उनमें से 18 राज्यों के 220 जिलों में इनकी उपस्थिति दर्ज की गई है। ठीक है, सही आंसर इसका डी हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर्स हर साल किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है या फिर जारी किया जाता है? यह जारी किया जाता है हर साल विश्व बैंक द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही है, विश्व बैंक द्वारा इसे जारी किया जाता है। ठीक है, सही आंसर इसका बी हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन एनएमसीजी के बारे में कौन सा विकल्प सही है? यह भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी है। इसने राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण एनजीआरबीए के कार्यान्वयन शाखा के रूप में कार्य किया। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही है, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण इसका जो कार्यान्वयन शाखा के रूप में कार्य करता है जिसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत गठित किया गया था। ठीक है, और एनजीआरबीए गंगा नदी के पुनर्जीवन संरक्षण और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय परिषद के गठन के परिणाम स्वरूप जो है इसका क्या किया गया था? गठन किया गया था। और उसके अंतर्गत इसके पहले के जो मतलब संस्थाएं थे उनको या तो भंग कर दिया गया या फिर उनको भी इसी में मर्ज कर दिया गया था। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? डीजल इंजन का आविष्कार किया गया था रुडोल्फ डीजल द्वारा। रुडोल्फ डीजल। डीसी मोटर का आविष्कार किया गया था जेनोब ग्रामे ने। जेनोब ग्रामे ने इसका आविष्कार किया था। एसी मोटर का आविष्कार निकोला टेस्ला। एसी मोटर का आविष्कार किया था निकोला टेस्ला ने। ठीक है, और ग्रामोफोन का थॉमस अल्वा एडिसन ने। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 3214। 3214 ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में कौन सा विकल्प सही है? यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और इस योजना में लक्ष्य 4.5 से कम 4.1 विकास दर को हासिल किया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोनों विकल्प सही है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना इसके टेन्योर की अगर हम बात करें इसका जो समय सीमा है 1956 से लेकर के 1961 तक था। ठीक, 1961 तक था। ठीक, सही आंसर इसका बी हो जाएगा। केशिकत्व के उदाहरण के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? लॉल्टेन या लैंप की बत्ती में केशिकत्व के कारण ही तेल ऊपर चढ़ता है। ब्लॉटिंग पेपर स्याही को शीघ्र सोख लेता है क्योंकि इसमें बने छोटे छोटे छिद्र केशनली की तरह कार्य करते हैं। केशिकत्व की क्रिया के कारण ही कॉफी पाउडर जल में बहुत ही शीघ्रता से घुल जाता है। कौन सा विकल्प इसमें से केशिकत्व का उदाहरण नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सभी केशिकत्व के उदाहरण है। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ के बारे में कौन सा विकल्प सही है? यह संयुक्त राष्ट्र की पहली और सबसे पुरानी विशेष एजेंसी है जिसका मुख्यालय जिनेवा के स्विट्जरलैंड में स्थित है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है, वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प इसका सही है। बाकी अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत इसका जो स्थापना हुआ था 1919 में किया गया था। 1919 में इसका स्थापना किया गया था और यह संयुक्त राष्ट्र की पहली और सबसे पुरानी विशेष एजेंसी है जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। बाकी इसे नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था 1969 में। इसे नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, 1969 में।
तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा कौन सा रिपोर्ट जारी किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है? विश्व स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट, विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट, विश्व मलेरिया रिपोर्ट, विश्व स्थिरता सूचकांक और उत्कर्ष सूचकांक रिपोर्ट। कौन सा रिपोर्ट इसमें से WHO द्वारा प्रकाशित किया जाता है? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ये सभी रिपोर्ट WHO द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। ठीक है, सभी रिपोर्ट WHO द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो सी इसका सही हो जाएगा। ठीक, और बाकी अगर हम बात करें WHO का जो स्थापना किया गया था, ठीक है, 1948 में WHO का स्थापना हुआ था। ठीक, और यह जो है WHO सदस्यों के प्रतिनिधि मंडल इसमें जो है सभी इसके मतलब पार्टिसिपेट मतलब इसमें करते हैं, या कह सकते हैं कि सभी इसके सदस्य हैं। और इसके द्वारा जो रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है, विश्व स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट, विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट हो गया, विश्व मलेरिया रिपोर्ट, स्थिरता सूचकांक और उत्कर्ष सूचकांक रिपोर्ट हो गया। इसके साथ साथ कुछ अन्य रिपोर्ट हैं जो WHO प्रकाशित करता है। अगर आप लोग नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे खाद्य सुरक्षा और पोषण राज्य रिपोर्ट, विश्व क्षय रिपोर्ट, वैश्विक पोषण रिपोर्ट, वर्ल्ड विजन रिपोर्ट और परिवेशी वायु प्रदूषण रिपोर्ट। ये सभी इसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। और इसका जो मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ये भी याद रखिएगा। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनिश्चित करना है। कुछ जनरल पत्रिकाएं हैं और उसके संपादक या जो संस्थापक हैं उससे सुनिश्चित करना है। हिंदू पैट्रियार्ट किसके द्वारा संपादन इसका होता है? हिंदू पैट्रियार्ट का संपादन किया जाता था गिरीश चंद्र घोष द्वारा। सोम प्रकाश का प्रकाशन द्वारकानाथ विभूषण ने किया था। भारतीय आईना इसका संपादन किया जाता था, भारतीय आईना का संपादन देवेंद्र नाथ टैगोर और NN सेन द्वारा, देवेंद्र नाथ टैगोर और NN सेन द्वारा इसका संपादन होता था। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष द्वारा इसका संपादन किया जाता था। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका 3 2 4 1 ऑप्शन बी इसका सही है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले राज्यों को उनके अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। उनके अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए, सबसे अधिक जो जनजाति है या सबसे अधिक जो एसटी आबादी है वो मध्य प्रदेश में है, इस मामले में पहले नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाएगा आपका उड़ीसा, उड़ीसा दूसरे नंबर पे है, और महाराष्ट्र है तीसरे नंबर पे, राजस्थान है चौथे नंबर पे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हुआ 1 3 2 4 ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत मानव शरीर में विटामिन सी की कमी के कारण निम्न में से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, स्कर्वी, सूखा या फिर बेरी? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक है, और यह जो आपका विटामिन सी है, विटामिन बी और विटामिन सी, यह जल में विलीय विटामिन है, यह भी याद रखिएगा। ठीक है, यह जल में विलीय है। ठीक, सही आंसर इसका सी हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा स्थल भारत में नहीं है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं है? दायमाबाद, सुतका गेंडोर, मांडा या फिर आलमगीरपुर? इसका सही आंसर क्या होगा? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुतका गेंडोर और आपका जो आपका मांडा है। ठीक है, मांडा यह भारत में नहीं है। ठीक, दायमाबाद की अगर हम बात करें, ठीक है, एक सेकंड, इसका जो आलमगीरपुर, मांडा, सुतका गेंडोर, दायमाबाद, इसका सही आंसर ये होना चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए, क्योंकि सुतका गेंडोर वर्तमान समय में भारत में, बाकी मांडा तो आपके जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। दायमाबाद जो है यह है महाराष्ट्र में, और यह जो है सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी सीमा भी है। ठीक है, बाकी आलमगीरपुरम जो है ये आपकी मेरठ जिले में स्थित है, मेरठ जिले में स्थित है। और बात करेगा सुतका गेंडोर की, यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। ठीक, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। ठीक है, और यह जो है दायमाबाद महाराष्ट्र, दायमाबाद महाराष्ट्र जो है यह सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसकी पश्चिमी सीमा है, पश्चिमी सीमा है दायमाबाद, दायमाबाद। ठीक, पूर्वी सीमा की अगर हम बात करें, पूर्वी सीमा इसकी जो है आलमगीरपुर मेरठ में है, आलमगीरपुर मेरठ में है। और इसकी जो उत्तरी सीमा है ये आपकी मांडा है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। और इसकी जो दक्षिणी सीमा है, इसकी जो एक सेकेंड, इसकी जो इसकी जो दक्षिणी सीमा है वो आपका महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। ठीक है, और आपका दायमाबाद है, दायमाबाद। बाकी जो आपका
पश्चिमी सीमा है यह सूतका गेंडोर है। ठीक है, पश्चिमी सीमा जो है सूतका गेंडोर है। ठीक, सूतका गेंडोर है जो कि वर्तमान समय पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, केवल दूसरा गलत है। ठीक है, केवल दूसरा भारत में नहीं है, बाकी ये तीनों भारत में स्थित है। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, यह कथन किसका है? बिपिन चंद्र पाल, बंकिम चंद्र चटर्जी, बाल गंगाधर तिलक या फिर अश्विनी कुमार दत्त? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। सही आंसर इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी कांग्रेस के बारे में अन्य जो लोग हैं जिनके द्वारा कुछ कटाक्ष कहे गए थे, जैसे अश्विनी कुमार दत्ता ने कहा था कि कांग्रेस का जो सम्मेलन है यह 3 दिन का तमाशा है। विपिन चंद्रपाल ने कहा था कि कांग्रेस को याचना संस्था के रूप में कहा था कि कांग्रेस संस्था जो है यह एक याचना संस्था है जो ब्रिटिश सरकार, या कह सकते हैं कि जो आपका भारत में जो ब्रिटिश सरकार है उसके सामने याचना करती है। ठीक है, सही है। और बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कांग्रेस के बारे में कि अगर हम वर्ष में एक बार मेढक की तरफ टर्राएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, सही आंसर इसका बी हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के प्रमुख महानगरों को जनसंख्या के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई, इनको जनसंख्या के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए, सबसे अधिक जो जनसंख्या आपकी मुंबई की है। ठीक है, मुंबई आपका पहले नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद है दिल्ली, दिल्ली के बाद आपका कोलकाता तीसरे नंबर पे है, फिर चेन्नई जो है चौथे नंबर पे है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 2 3 1 4, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 2 3 1 4। नेक्स्ट देखिए, मनुस्मृति में विवाहों के 8 प्रकारों का उल्लेख किया गया है, जिसमें प्रथम 4 विवाह प्रशंसनीय है और शेष 4 निंदनीय माने गए हैं। इस संदर्भ में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? असुर विवाह, कन्या के पिता द्वारा धन के बदले कन्या का विक्रय, गांधर्व विवाह, कन्या तथा पुरुष प्रेम में अथवा कामुकता में वशीभूत होकर के विवाह करते थे, राक्षस विवाह, बलपूर्वक कन्या को छीनकर उससे विवाह करना, और दैव विवाह, वर स्वयं कन्या के पिता से कन्या को मांगकर उससे विवाह करता था। कौन इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है, इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? देखिए, दैव विवाह के अंतर्गत कौन सा विवाह आता है? इसके अंतर्गत आता है यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह करना, यह दैव विवाह के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यही आपका गलत हो जाएगा। बाकी प्रजापत्य विवाह, वर स्वयं कन्या के पिता से कन्या मांगकर विवाह करता था। ठीक है, तो यह जो है कौन सा विवाह है? यह आपका प्रजापत्य विवाह है। ठीक है, प्रजापत्य विवाह है, जो वर जो है कन्या की पिता से कन्या को मांग करके उससे विवाह करता था, वो प्रजापति विवाह के अंतर्गत आता था। दैव विवाह के अंतर्गत यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ अपनी कन्या का विवाह कर देना। आसुर विवाह, कन्या की पिता द्वारा धन के बदले कन्या का विक्रय करना। गांधर्व विवाह, कन्या तथा पुरुष प्रेम में अथवा कामुकता में वशीभूत होकर जो शादी करते थे। राक्षस विवाह, बलपूर्वक कन्या को छीन कर शादी की जाती है। बाकी कुछ अन्य जो 3 विवाह बच रहे हैं, आपका पैसाच, सोई हुई अथवा विच्छित कन्या के साथ सहवास करके विवाह किया जाता है, और ब्रह्म विवाह, कन्या के वयस्क होने पर उसके माता पिता द्वारा योग्य वर को खोज कर उससे अपनी कन्या का विवाह करना। तो वर्तमान समय अगर इस क्वेश्चन बन जाए कि जो विवाह का प्रचलन भारत में सबसे जो देखने को मिलता है वो कौन सा विवाह का प्रकार है, तो वो आपका वर्तमान में आपका ब्रह्म विवाह है। ठीक है, ब्रह्म विवाह, जिसमें कन्या के वयस्क होने पर माता पिता द्वारा योग्य वर को ढूंढकर कन्या की शादी कर दी जाती है। ठीक है, यह ब्रह्म विवाह के अंतर्गत आता है। आर्ष विवाह के अंतर्गत कन्या के पिता द्वारा यज्ञ करने हेतु 1 अथवा 2 गायों के बदले अपनी कन्या का विवाह कर दिया जाता था। ठीक है, इसका सही आंसर डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से 16 महाजनपदों में से किन महाजनपदों में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी? राजगिरी, वज्जी, मल्ल, कौशल या फिर अश्मक? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कूट के हिसाब से आपको बताना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, वज्जी और मल्ल यह दोनों गणतंत्र थे, बाकी राजगिरी, कौशल और अश्मक ये सभी राजतंत्र थे। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 और 3, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही है। जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाओं में से 5 महाव्रत अणुव्रत जिसे कहा जाता है, इसमें अपरिग्रह महाव्रत निम्नलिखित में से किसका वर्णन करता है? अपरिग्रह मतलब संपत्ति इकट्ठा न करना। ठीक है, अपरिग्रह का मतलब है संपत्ति इकट्ठा न करना। बाकी अहिंसा, जो आपके 5 महाव्रत हैं उसमें एक है आपका, अगर हम देखें, अहिंसा है। अहिंसा मतलब हिंसा न करना। ठीक है, हिंसा न करना। बाकी आपका जो दूसरा है सत्य, सदा सत्य बोलना। ठीक, सदा सत्य बोलना। अपरिग्रह मतलब संपत्ति का इकट्ठा न करना। अस्तेय
मतलब चोरी न करना, ठीक है, चोरी न करना। और उसके बाद है आपका ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य है इंद्रियों को अपने वश में करना, ठीक है, सही आंसर इसका सी हो जाएगा। अपरिग्रह का मतलब है संपत्ति का इकट्ठा न करना, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, संपत्ति इकट्ठा न करना। गुप्तकालीन भूमि के प्रमुख प्रकारों के बारे में देखिए, और इन्हें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुनित करना है। जो गुप्त काल में भूमि थी, इनको आपको मिलान करना है, ठीक है। गुप्त काल में क्षेत्र किसे कहा जाता था? खेती के लिए जो उपयुक्त भूमि होती थी उसको गुप्त काल में क्षेत्र कहा जाता था, ठीक है, क्षेत्र कहा जाता था। गोचर भूमि, गोचर भूमि पशुओं को चारा योग्य, पशुओं के चारा योग्य जो भूमि थी, जहां पे पशुएं चरती थी, उसको गोचर भूमि कहा जाता था, ठीक है, पशुओं के चारा योग्य भूमि को। खिल भूमि, खिल भूमि जो भूमि जोती नहीं जाती थी, जो भूमि जोती नहीं जाती थी उसको खिल भूमि कहते हैं। और अपरहत भूमि, बिना जोती गई जंगली भूमि को अपरहत भूमि कहा जाता था, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा। एक और भूमि थी जिसे वास्तु भूमि कहा जाता था, ठीक है, वास्तु भूमि, निवास के योग्य जो भूमि होती थी, ठीक है, निवास के योग्य या वास करने योग्य जो भूमि होती थी उसको कहा जाता था वास्तु भूमि, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 3 2 1 4, ऑप्शन बी, 3 2 1 4, ऑप्शन बी इसका सही, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में। इस मंदिर को लाल बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट से निर्मित किया गया है। इस मंदिर को 1984 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। इस मंदिर का निर्माण गंग वंश के शासक नरसिंह देव द्वारा कराया गया था। कौन सा विकल्प कोणार्क मंदिर के बारे में सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों विकल्प सही है, तीनों विकल्प कोणार्क मंदिर के बारे में सही है। तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? खुदा कास्ट, खुद कास्ट वे किसान जो अपने गांव में ही रहकर खेती करते थे। पाही कास्ट ऐसे किसान जो दूसरे गांव में जाकर कृषि करते थे। मुजरियान ऐसे किसान जो अपनी भूमि पर खेती करने के अतिरिक्त खुद कास्ट किसानों से किराए पर जमीन लेकर के उस पर खेती करते थे। कौन सा विकल्प इसमें से सही नहीं है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों विकल्प सही है, ठीक है, तीनों विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। जो अकबर के शासन काल में जो कृषकों का वर्गीकरण किया गया था, 3 वर्गों में किया गया था, और यही खुदा कास्ट, खुद कास्ट, पाही कास्ट और मुजरियान 3 भागों में किया गया था। तो याद रखिएगा किसके समय में? अकबर के समय में, ठीक है। सही आंसर इसका डी हो जाएगा, तीनों विकल्प सही है। निम्नलिखित संस्था या संगठन की स्थापना और उनके कालानुक्रम को व्यवस्थित कीजिए। इन्हें जो है कालानुक्रम के हिसाब से आपको व्यवस्थित करना है, ठीक है। अगर हिंदू कॉलेज जो कोलकाता कोलकाता में स्थापित की गई थी, हिंदू कॉलेज की स्थापना कब किया गया था? इसका स्थापना किया गया था 1817 में, हिंदू कॉलेज की स्थापना कोलकाता में, ठीक है, डेविड हेयर और राजा राम मोहन राय द्वारा, ठीक, डेविड हेयर और राजा राम मोहन राय द्वारा, ठीक है, राजा राम मोहन राय द्वारा 1817 कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। वेथनू कॉलेज की स्थापना कब हुआ था? वेथनू स्कूल की जो स्थापना की गई थी, यह 1849 में किया गया था, 1849 में किया गया था। और इसका स्थापना जे ईडा वेथुन ने किया था, जे ईडा वेथुन ने किया था, ठीक है, जे ईडा वेथुन ने इसका स्थापना किया था। धर्म सभा का स्थापना, धर्म सभा का स्थापना 1830 में, 1830 में राधाकांत देव ने किया था, राधाकांत देव ने किया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसका स्थापना किया गया था 1784 में, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंदा 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना किया गया था। और इसका स्थापना विलियम जोन्स ने किया था, विलियम जोन्स ने इसका स्थापना किया था, ठीक है। तो इसमें लगाना है आपको क्रम से, वो हो जाएगा 4 1 3 2, 4 1 3 2, ठीक है, सही आंसर इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से इसमें कुछ घटना दिए गए हैं और उसका प्रतीक, जैसे जन्म, जो महात्मा बुद्ध थे उनके जन्म का प्रतीक क्या था? महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक इसमें बताना है, कौन सुमेलित सुमेलित करना है, ठीक है। महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या था? महात्मा बुद्ध के जन्म का जो प्रतीक था वो कमल और शांड था। गृह त्याग का घोड़ा था। ज्ञान प्राप्ति जो है आपका पीपल बोधि वृक्ष है। और उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 2 1 4, 3 2 1 4, ऑप्शन 20 का सही है, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। अंडमान लघु अंडमान और निकोबार, कार निकोबार, इसके मध्य निम्नलिखित में से कौन प्रमुख चैनल जल संधि के रूप में है, जलद मध्य के रूप में है, जो इन दोनों को अलग करता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 डिग्री चैनल, ऑप्शन बी इसका सही है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आने देखिए, जैसे दक्कन पास जो है, दक्कन पास
यह किसके किसके बीच में है? दक्कन पास जो है यह आपके लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान और आपके दक्षिणी अंडमान के बीच में है दक्कन पास। कोको जल संधि, कोको जल संधि जो है यह अंडमान और कोको द्वीप के बीच में है। और कोको द्वीप है कहाँ पे? ये आपके म्यांमार में है, ठीक है, म्यांमार में है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। सही आंसर इसका भी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही है। निम्नलिखित ग्रहों को आकार के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित ग्रहों को आकार के हिसाब से बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें देखिए आ जाएगा आपका सबसे, अगर आकार के अनुसार बढ़ते क्रम में अगर देखें तो सबसे छोटा आपका बुध है, मंगल है, शुक्र, पृथ्वी, अरुण, वरुण, शनि और बृहस्पति, ठीक है। सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 2 3 1 4, 2 3 1 4, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित कुछ कांग्रेस के अधिवेशन दिए गए हैं और अध्यक्षता दी गई है, तो इसे आपको सम्मिलित करना है। 1905 जो बनारस कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। 1906 कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। 1907 सूरत अधिवेशन रास बिहारी घोष ने किया था, जहां पे कांग्रेस दो भागों में नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया था। 1909 लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता मदन मोहन मौलवी द्वारा की गई थी, ठीक है। और यहीं पर सबसे पहले पृथक निर्वाचन पद्धति व्यवस्था को अस्वीकार किया गया था, याद रखिएगा। सही आंसर इसका जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 4 1 2 3, 4 1 2 3, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, भारत के निम्नलिखित वायसरायों को उनके कार्यकाल के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है, सही क्रम में व्यवस्थित करना है। अगर हम बात करें जो डफरिन है, डफरिन का काल जो है 1884 से लेकर के 1888 तक था, ठीक है। कैनिंग का समय 1856 से लेकर के 1862 तक था। लिंटन का समय जो है 1876 से 80 तक था। और लॉर्ड लैंसडाउन इसका समय 1888 से लेकर के 1894 तक था, ठीक है, 1894 तक। इसका जो सही आंसर वो 2 3 1 4, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी, 2 3 1 4। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक की रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी, ठीक है, BR अम्बेडकर ने। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी इनके द्वारा रिडल्स इन हिंदुइज्म की रचना भी इन्होंने ही किया था। और द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब, इसकी रचना भगवती चरण बोहरा ने की थी। बाकी कुछ अन्य जैसे अनहैप्पी इंडिया की लाला लाजपत राय ने किया था। बंदी जीवन सचिन नाथ सान्याल। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। इसी के साथ इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन की मांग की थी। इस सम्मेलन में हिंदू महासभा के जयकर और VS मुंजे ने शामिल हुए थे हिंदू महासभा की तरफ से। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। दोनों विकल्प प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में सही हैं, जो नवंबर 1930 से लेकर के 1931 तक चला था, ठीक है, 31 तक, जनवरी 1931 तक चला था, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें राम प्रसाद बिस्मिल, इनको जो फांसी दी गई थी कहाँ पे दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह, ठीक, और राजेंद्र लाहिड़ी, इनको जो फांसी दी गई थी तो उसमें राम प्रसाद बिस्मिल को दी गई थी गोरखपुर में फांसी। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दी गई थी, ठीक है। और उसके बाद आपका जो अशफाकुल्ला खां है, इनको फैजाबाद में फांसी दी गई थी। रोशन सिंह को फांसी दी गई थी नैनी में, और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में फांसी दी गई थी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 4 1 2 3, 4 1 2 3, ठीक है। और काकोरी कांड के बाद इनको फांसी की सजा हुई थी। काकोरी कांड जो 9 अगस्त 1925 में हुआ था, 9 अगस्त 1925 में, ठीक। सही आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से प्राणी ग्रीष्म काल में निष्क्रिय हो जाते हैं? गिलहरी, मेढक, स्थलीय घोघा या फिर चमगादड़। टूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मेढक और स्थलीय घोघा, यह ग्रीष्म काल में निष्क्रिय हो जाते हैं, ठीक है। शीत निष्क्रियता, ग्रीष्म निष्क्रियता जो होती है, जो जिसे हाइबरनेशन कहा जाता है, इसकी अगर हम बात करें तो ग्रीष्म काल में मगरमच्छ, मेढक, स्थलीय घोघा यह जो है निष्क्रिय हो जाते हैं। और शीत काल में चमगादड़, काला भालू, ध्रुवीय भालू और गिलहरी यह निष्क्रिय हो जाते हैं। सही आंसर इसका ए हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। लिथोफाइट, लिथोफाइट के अंतर्गत चट्टानों पर उगने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है। चट्टानों पर उगने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है। एरिमोफाइट के अंतर्गत रेगिस्तान और स्टैपीज में उगने वाले पौधों का अध्ययन होता है। सेमोफाइट के अंतर्गत बालू में उगने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है। और स्क्लेरोफाइट के अंतर्गत काष्ठीय झाड़ीदार पौधों का अध्ययन किया जाता है। इसका जो सही आंसर है 3, 2, 4, 1 ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। बाकी मरुद्भिद के अंतर्गत मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाले पौधों का अध्ययन होता है। जलोद्भिद में जल में उगने वाले पौधों का। समोद्भिद में सामान्य मृदा में उगने वाले पौधों का। ठीक है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा, याद रखेगा। तृतीय दिल्ली दरबार के बारे में कौन सा विकल्प सही है? यह दरबार का आयोजन कर्जन के कार्यकाल में हुआ था और इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन के संदर्भ में तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। इसका आयोजन कब किया गया था? 1911 में तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था और इस समय लॉर्ड हार्डिंग का काल था। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग का। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। और यहीं पे जो बंगाल का विभाजन है, बंगाल विभाजन को यहीं पे रद्द कर दिया गया था। बंगाल विभाजन जो है यहीं पे रद्द हो गया था। उसके साथ साथ जो राजधानी है, राजधानी को दिल्ली हस्तांतरित कर दिया गया था। ठीक है, दिल्ली राजधानी को हस्तांतरित कर दिया गया था। सही आंसर इसका भी हो जाएगा। अजंता चैत्य विहार गृह के बारे में देखिए, यह महाराष्ट्र और औरंगाबाद जिले के जलगांव बाघोरा के निकट स्थित है। इसका संबंध मरुत्तर काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल से है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? फुट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही है। ठीक है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। ठीक, दोनों विकल्प। देखिए, बाकी दिल्ली दरबार के बारे में हम कुछ और देखें तो टोटल दिल्ली दरबार का आयोजन है 3 बार किया गया था। तीसरा दिल्ली दरबार का जो 1911 में हुआ था। ठीक है, तीसरा दिल्ली दरबार का जो आयोजन है 1911 में हुआ था। पहली बार जो दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था वह किया गया था 1877 में। 1877 में सबसे पहले दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। ठीक है, और इस समय महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया था। ठीक, और उसके बाद जो दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था वह हुआ था आपका 1903 में। 1903 में हुआ था। ठीक है, दूसरी बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था 1903 में। ठीक है, और इसका जो आयोजन किया गया था इंग्लैंड के सम्राट एडवर्ड सप्तम की ताजपोशी की घोषणा के बाद किया गया था। ठीक है, तो पहला दिल्ली दरबार 1877, दूसरा दिल्ली दरबार 1903 और तीसरा दिल्ली दरबार 1911। तीनों याद रखिएगा। ठीक है, इसका भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। हैदराबाद राज्य के संस्थापक कौन था? हैदराबाद राज्य का स्थापना निजामुल मुल्क द्वारा किया गया था। ठीक है, निजामुल मुल्क, जिसे चिनकिलीज खा के नाम से भी जाना जाता है। बंगाल की स्थापना मुर्शीद कुली खां ने की थी। अवध में स्वतंत्र राज्य की स्थापना जो की गई थी सादत खां द्वारा की गई थी। सादत खां द्वारा की गई थी, जिसे बुरहानु मुल्क के नाम से भी जाना जाता है। और रुहेलखंड का स्थापना अली मोहम्मद खान ने की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही है। कुटियट्टम नृत्य के बारे में देखिए, यह केरल का प्रमुख लोक नृत्य है और इसमें महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प इसका सही है। दोनों विकल्प सही है। यह केरल का लोक नृत्य है, ये बात भी बिल्कुल सही है। और स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा इसमें पार्टिसिपेट किया जाता है, ये बात भी सही हो जाएगी। राज्यपाल को सूचना प्रदान करने से संबंधित मुख्यमंत्री के दायित्व का जो उल्लेख है किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 167, 168 में किया गया है। ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। सूरत की संधि कब की गई थी? सूरत की संधि की गई थी 1775 में। 1775 में सूरत की संधि हुई थी। ठीक है, और किसके किसके बीच में हुआ था? यह जो है रघुनाथ रघुनाथ राव, ठीक है, रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। अंग्रेजों के बीच में सूरत की संधि हुई थी। ठीक, तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं यह बताना है। देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य चारकुला, कर्मा और पांडव, यह तीनों जो है उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। ठीक है, जिसमें चारकुला की अगर हम बात करें, चारकुला नृत्य जो घूंघट वाली महिलाओं के द्वारा किया जाता है, नर्तकी के रूप में होती है और यह ब्रजभूमि वाले क्षेत्र में मुख्य रूप से प्रचलित है। कर्मा नृत्य, यह जो जनजातियां हैं और जो सोनभद्र मिर्जापुर में जनजातियां पाई जाती हैं उनके द्वारा कर्मा नृत्य किया जाता है। पांडव नृत्य महाभारत महाकाव्य पर आधारित है और उत्तर प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में इसका आयोजन होता है। सही आंसर इसका भी हो जाएगा। हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है, यह कथन किसने कहा था? यह कथन जो है
के एम मुंशी का है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? गोला गोकर्णनाथ मेले का आयोजन होता है शाहजहांपुर में, नौचंदी मेला मेरठ, गढ़ मुक्तेश्वर मेला हापुड़ और कुंभ मेला प्रयागराज। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। गोला गोकर्णनाथ मेले का जो आयोजन है खीरी लखीमपुर में किया जाता है, ठीक है, खीरी में। सही आंसर इसका ए हो जाएगा, यही आपका गलत है, ठीक। बाकी कुछ अन्य मेले हैं, जैसे ढाई घाट मेला का आयोजन होता है शाहजहांपुर में, मकनपुर मेला का आयोजन फर्रुखाबाद में किया जाता है, बटेश्वर मेला आगरा में और देवा मेला बाराबंकी में होता है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले हैं जो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए और इसके बारे में बताना है किस देश से क्या लिया गया है, ठीक है, किस देश से क्या लिया गया, मतलब सॉरी, नीति निर्देशक तत्व में किस देश से लिया गया बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो आपका डीपीएसपी है, यह लिया गया है आयरलैंड से। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन बी। बाकी राष्ट्रपति, यहाँ से आयरलैंड से क्या क्या लिया गया? राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन लिया गया है, ठीक है, आयरलैंड से। और राष्ट्रपति का निर्वाचन आयरलैंड से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया? समवर्ती सूची, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, या ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। जर्मनी के संविधान से लिया गया, जो आपातकाल के समय मूल अधिकारों का निलंबन होता है, यह जर्मनी के संविधान से लिया गया है। फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक व्यवस्था और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, यह लिया गया है फ्रांस के संविधान से, ठीक है। तो याद रखिएगा, डीपीएसपी डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें कुछ प्रमुख मंदिर दिए गए, स्थल दिया गया है और इसमें आपको बताना है कौन सही सुमेलित। इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, ठीक है। देखिए, नसना कुठार का पार्वती मंदिर, यह कहाँ पे है? नसना कुठार का पार्वती मंदिर जो है पन्ना जिला मध्य प्रदेश में है, ठीक है, मध्य प्रदेश में है, ठीक। और भुमरा का शिव मंदिर, भुमरा का शिव मंदिर कहाँ पे है? यह है सतना जिला मध्य प्रदेश में, ठीक है, सतना जिला मध्य प्रदेश में। और देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर में स्थित है, ठीक है। और उसके साथ साथ जो आपका पंचायतन शैली मंदिर देखने को जो मिलता है झांसी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है, ठीक है, झांसी उत्तर प्रदेश में। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका 4 1 2 3, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही है, ठीक है, 4 1 2 3। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? वो आपकी 31 है, ठीक है, ऑप्शन बी इसका। एक सेकेंड, 31 थोड़ी है, 80 है, ठीक है। 31 की क्या है? राज्यसभा की जो सीटें हैं वो आपकी 31 है और लोकसभा की सीट है 80, लोकसभा की सीट 80 है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बारे में कौन सा, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। राज्य का चिन्ह क्या है? 2 मछली और 1 तीर कमान, यह चिन्ह है। राज्य पशु बारहसिंघा है। राज्य का जो पक्षी है यह आपका सौरस है और राज्य वृक्ष है अशोक। इसका सही आंसर हो जाएगा 4 1 2 3, ऑप्शन है, 4 1 2 3, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले का नाम बदल करके चंद्रनगर किया गया है? किस जिले का नाम बदला गया है? उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद का नाम बदल करके चंद्रनगर कर दिया गया, ठीक है, चंद्रनगर कर दिया गया है। तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कालिंजर किला कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में जो कालिंजर किला है आपके बादा बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में स्थित है कालिंजर किला, ठीक है, सही आंसर इसका डी हो जाएगा। काल बैसाखी के बारे में देखिए, यह असम और पश्चिम बंगाल में बैसाखी के महीने में शाम को चलने वाली भयंकर और विनाशकारी वर्षा युक्त पवन है। यह चाय पटसन चावल के लिए पवनें अच्छी मानी जाती हैं और असम में इस तूफान को बोर्डे बोर्डा इचीला कहा जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, तीनों विकल्प सही हो जाएगा। तीनों विकल्प काल बैसाखी के बारे में सही है, ठीक है। असम में इसे बोर्डा इचीला के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा, ऑप्शन सी सही है। पश्चिम विक्षोभ के बारे में देखिए, यह भूमध्य सागर पर उत्पन्न होता है और भारत में इसका प्रवेश पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा होता है। यह रबी की फसलों के लिए अत्यधिक लाभदायक होता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पहला और दूसरा दोनों विकल्प सही हो जाएगा, दोनों विकल्प इसका सही है, दोनों विकल्प सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कारक जलवायु को प्रभावित करते हैं? अक्षांश, उच्चावच और समुद्र तल से ऊंचाई, जल तथा स्थल का वितरण, कौन इसमें से जलवायु को प्रभावित करते हैं आपको बताना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी जो है जलवायु को प्रभावित करते हैं, ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? विस्ता दोआब जो है ब्यास और सतलज के बीच में स्थित है। बारी दोआब है ब्यास और रावी के बीच में। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। पूछा कौन इसमें से सम्मिलित नहीं है, वो हो जाएगा इनमें से डी, अर्थात दोनों विकल्प सही हैं। विस्ता दोआब जो है ब्यास और सतलज के बीच में स्थित है
बारी दोआब है ब्यास और रावी के बीच में, ठीक है। और उसके बाद है आपका रचना दोआब, ठीक है। रचना दोआब यह किसके किसके बीच में है? यह रावी और चेनाब के बीच में है रचना दोआब, ठीक है। चेनाब के बीच में रचना दोआब है। और एक है आपका चाज दोआब, चाज दोआब। और इसकी अगर हम बात करें तो यह आपके चेनाब, ठीक है, चेनाब और झेलम के बीच में है चाल दोआब, ठीक। तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा। बाकी याद रखिए इससे क्वेश्चन बनता है, बिस्ता दोआब ब्यास और सतलज के बीच में, बारी दोआब बारी ब्यास और रावी के बीच में, रसना दोआब रावी और चेनाब के बीच में, और चार दोआब चेनाब और झेलम के बीच में। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। चिंपैंजी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? इसमें होती है गुणसूत्रों की संख्या 48। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। मटर में गुणसूत्रों की संख्या होती है 14 और घोड़ा में 64 होती है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 4 1 2 3 ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही है। विभिन्न पादप जैविक क्रियाओं का अध्ययन, विभिन्न पादप जैविक क्रियाओं का अध्ययन पर किया गया अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है फिजियोलॉजी। ऑप्शन ए हो जाएगा फिजियोलॉजी, ऑप्शन ए। ओजोन परत के बारे में देखिए, यह परत समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में मुख्य रूप से 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन सीएफसी ओजोन परत क्षरण के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही है, ठीक है, दोनों विकल्प। ओजोन परत समताप मंडल में 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है और ओजोन क्षरण के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार गैस है वो आपका सीएफसी है, सीएफसी, ठीक है। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। मनुष्य में पाए जाने वाले सबसे आगे के दांत जिनका कार्य भोजन को काटना है उसे क्या कहा जाता है? इन दांतों को कहा जाता है कृंतक। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, कृंतक। सही आंसर इसका बी है। नेक्स्ट देखिए, मृत जीवी को अपघटक भी कहा जाता है। मृत जीवियों को अपघटक डिकम्पोजर भी कहा जाता है क्योंकि यह जटिल जीवाणुओं का विघटन कर देते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही है? कथन और कारण दिया गया, सही आपको आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही है, आर्य की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सुरू घाटी कहाँ पे है? सुरू घाटी है लद्दाख में। सुरू घाटी लद्दाख में है और इसका कारगिल कस्बे के लिए काफी महत्व है। जौहर घाटी कहाँ पे है? जौहर घाटी है आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है जौहर घाटी। न्योरा घाटी है, न्योरा घाटी है पश्चिम बंगाल में, और जुंकू घाटी है नागालैंड में। जुंकू घाटी नागालैंड में है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन आपका सी। 2 3 4 1 ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? मांडवी, बैतरणी, ब्राह्मणी और जुआरी। कौन इसमें से अरब सागर में गिरती है आपको बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। मांडवी और जुआरी, मांडवी और जुआरी नदियां अरब सागर में गिरती हैं, ठीक है। देखिए अरब सागर में जो नदियां गिरती हैं नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, पेरियार, मांडवी और जुआरी, ये सभी नदियां अरब सागर में गिरती हैं। जबकि बंगाल की खाड़ी में स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, गोदावरी, कृष्णा, महानदी और कावेरी, ये नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ठीक है। सही आंसर इसका हो जाएगा सी। पहला और चौथा सही है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख एस्चुअरी बनाती है? ताप्ती, शरावती, नर्मदा या फिर ए और सी। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और सी, ठीक है। जिसमें से नर्मदा और ताप्ती, ठीक है, नर्मदा और ताप्ती नदियां जो है एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियां एस्चुअरी का निर्माण करती हैं, ठीक। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 107। इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित। कपिल धारा जलप्रपात, कपिल धारा जलप्रपात कहाँ पे है? कपिल धारा जलप्रपात का जो निर्माण हुआ है यह आपके नर्मदा नदी द्वारा कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण किया गया है, ठीक है। चचाई जलप्रपात का निर्माण किस नदी द्वारा हुआ है? चचाई जलप्रपात का निर्माण हुआ है बीहड़ नदी द्वारा। डुडुमा जलप्रपात का निर्माण हुआ है मचकुंड नदी द्वारा। और चित्रकूट जलप्रपात का निर्माण इंद्रावती नदी द्वारा हुआ है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 4 1 2 3 ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही है। जलोढ़ मृदा के बारे में देखिए, इस मृदा में नाइट्रोजन फास्फोरस की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। इस मृदा में मुख्य रूप से धान, गेहूं, गन्ना, आलू, तिलहन और दलहनी फसलें उगाई जाती हैं। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। पहला गलत क्यों है? पहले में क्या कह रहा है कि नाइट्रोजन फास्फोरस की प्रचुरता पाई जाती है, आपका गलत है। जो आपकी मृदा है और जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा में नाइट्रोजन फास्फोरस और ह्यूमस का अभाव पाया जाता है, ठीक है, ह्यूमस का अभाव पाया जाता है। तो यह विकल्प आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो है मुख्य रूप से नाइट्रोजन फास्फोरस जीवाश्म पदार्थों का अभाव पाया जाता है, ठीक है। बाकी पोटास, चूना की इसमें प्रचुरता पाई जाती है और मुख्य रूप से सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के दोआब वाले समुद्र तटीय क्षेत्रों में इसका विस्तार देखने को मिलता है। और अगर एक पूछे कि जलोढ़ मृदा का भारत में जो विस्तार है टोटल भूभाग के
43% भाग पर जलोढ़ मृदा का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनित करना है। 200 250 सेंटीमीटर से अधिक जो वर्षा होती है, 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहा जाता है, जहाँ पे 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ठीक है, जहाँ 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा आती है, 250 से 200 सेंटीमीटर के बीच जहाँ वर्षा होती है, उसे जो कहा जाता है अर्ध सदाबहार वन कहा जाता है। ठीक है, 200 से 100 सेंटीमीटर के बीच जहाँ पे वर्षा होती है, उसे कहते हैं उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उसे उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कहा जाता है। 100 से 70 सेंटीमीटर के बीच जहाँ वर्षा होती है, उसे उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 2 4 1, ऑप्शन बी 3 2 4 1। पेयजल में कैडमियम तत्व की उपस्थिति होने के कारण मानव किस रोग से ग्रस्त हो जाता है? पेयजल में अगर कैडमियम की उपस्थिति अधिक हो जाए तो मनुष्य में जो होता है रोग होता है वो इटाई रोग होता है। ठीक है, ठीक, ऑप्शन डी इटाई रोग होता है, ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा में दलीय स्थिति के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। ठीक है, देखिए इसमें अगर हम बात करें संविधान सभा दल, हाँ इसमें जो है दल और स्थान जो दिया गया है, जैसे कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? कांग्रेस को जो है 208 मिली थी। मुस्लिम लीग को कितना प्राप्त हुआ था? 73। और यूनियनिस्ट पार्टी को 1 और स्वतंत्र दलीय पार्टी को 8। ठीक है, सही आंसर इसका हो जाएगा 2 3 4 ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्यापार वाणिज्य और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान भारत के संविधान के किस देश से लिया गया? अभी ऊपर हम लोग इसके बारे में डिस्कस किए हैं। ठीक है, बताइए सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रीय आपातकाल का जो उल्लेख है किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका उल्लेख है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 352 में। देखिए राष्ट्रीय आपातकाल और अनुच्छेद 352 के बारे में अगर हम कुछ देखें तो इसके अंतर्गत देखिए इसमें क्या था कि 1942 जो 42वां संविधान 1976 में हुआ था, उसके द्वारा यह जोड़ा गया था कि राष्ट्रीय आपातकाल केवल प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, जिसे 44वां संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। और इसमें यह कहा गया कि राष्ट्रपति जो मंत्रिमंडल नहीं मंत्री परिषद की सिफारिश पर ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करेगा, न कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। उसके साथ साथ इसमें यह भी प्रावधान किया गया 300 अनुच्छेद, देखिए इसमें कुछ और जुड़े गए, जैसे अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 जोड़ा गया। ठीक है, 358 359 जोड़ा गया। 358 के तहत यह प्रावधान हुआ कि जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा, अनुच्छेद 352 के तहत अनुच्छेद 19 में दिए गए मौलिक अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाएंगे। ठीक है, और 356 के तहत यह प्रावधान किया गया था कि अगर राष्ट्रपति चाहे, अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि अन्य मौलिक अधिकारों का निलंबन करना भी जरूरी है, तो वह अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के मौलिक अधिकारों को छोड़ करके अन्य मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है। अर्थात अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो किसी भी कंडीशन में निलंबित नहीं होंगे। ठीक है, किसी भी कंडीशन में निलंबित नहीं होते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अनुच्छेद 352। 8वीं अनुसूची के बारे में देखिए कौन सा विकल्प सही है। पंचायती राज से संबंधित जिसमें 29 विषय है, भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख किया गया है, संविधान में अनुसूची प्रथम संविधान 1951 में जोड़ा गया था, दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत की जो 22 भाषाएं आधिकारिक भाषाएं हैं इसका उल्लेख किया गया 8वीं अनुसूची में, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जो है कौन थे? यह थे आपके जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, प्रक्रिया या फिर नियम समिति या संचालन समिति, देखिए प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति, इसका प्रमुख बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 4 1 2 3 ऑप्शन सी इसका सही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उत्प्रेषण जो रीट जारी किया जाता है इसके बारे में बताना है कौन सा विकल्प सही है। यह केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकरण के विरुद्ध जारी किया जा सकता है और यह व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के अवैध अनाधिकरण ग्रहण करने को रोकता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही है, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रस्तावना में संशोधन के बारे में देखिए कौन सा विकल्प सही है।
अब तक प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन जो 76 के तहत प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है, दोनों विकल्प सही है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, और 42वां संविधान संशोधन द्वारा जो प्रस्तावना में संशोधन किया गया था और इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है, ठीक, अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना, कुछ अनुच्छेद दिया गया और इसमें किसमें किसका उल्लेख किया गया है आपको बताना है। अनुच्छेद 5 जैसे नन लागू होने के समय जो नागरिकता प्राप्त है उसके बारे में उल्लेख करता है। ठीक है, अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 6 जो है पाकिस्तान से भारत आने वाले को नागरिकता देने का उल्लेख करता है, पाकिस्तान से भारत आने वाले को जो नागरिकता दी जाती है उसका उल्लेख करता है। अनुच्छेद 7 जो व्यक्ति पहले पाकिस्तान गए उसके बाद भारत में पुनर्वास के लिए लौट आए उनके नागरिकता का उल्लेख किया गया है, और भारत के मूल निवासियों की नागरिकता जो किसी अन्य देश में रहते हैं उनका उल्लेख अनुच्छेद 8 में किया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 7 यह इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि अनुच्छेद 6 में जो लोग पाकिस्तान में है वो भारत में आना चाहते हैं तो उसकी नागरिकता का उल्लेख किया गया है, और अनुच्छेद 7 जो पहले भारत में रहते थे उसके बाद पाकिस्तान में चले गए पुनः भारत में आना चाहते हैं उनकी नागरिकता का उल्लेख साथ में किया गया है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 2, 3, 4, 1 ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? केंद्रीय विषय सूची, केंद्रीय सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52। कौन सा विकल्प इसमें से सम्मिलित नहीं है आपको बताना है। ठीक है, देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ठीक है, तीनों विकल्प सही है। वर्तमान में केंद्रीय विषय में कितना है? 100 विषय है, लेकिन जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय इसमें कितने थे? इस समय इसमें 97 विषय थे। ठीक है, और राज्य सूची के अंतर्गत वर्तमान में 61 विषय हैं और संविधान लागू होने के समय इसमें 66 विषय था। समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय है, इसमें था 47 विषय। ठीक है, मूल संविधान में, तो सही आंसर डी हो जाएगा। अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का जो उल्लेख किया गया किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 25 में। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, देखिए अनुच्छेद 25 जो है व्यक्तिगत अधिकारों की स्वतंत्रता देता है, और अनुच्छेद 26 जो है सामूहिक अर्थात किसी धर्म समुदाय को अपने धर्म को मानने, उसका प्रचार प्रसार करने और धार्मिक संस्था की स्थापना करने का स्वतंत्रता देता है। ठीक, अनुच्छेद 26 और 25 व्यक्तिगत रूप से धर्म को मानने, उसका आचरण करने, उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता देता है। ठीक है, याद रखिएगा। 44वां संविधान संशोधन के बारे में देखिए कौन सा विकल्प सही है। दल बदल कानून इसमें बनाया गया, संपत्ति के मौलिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया, पंचायती राज को संवैधानिक की स्थिति प्रदान की गई और सहकारी संस्थाओं से संबंधित प्रावधान किया गया। 44वां संविधान संशोधन में कौन सा प्रावधान किया गया था? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, संपत्ति के मौलिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था इसके माध्यम से। ठीक है, तो सही आंसर इसका भी हो जाएगा। स्क्यूफ्लेशन के बारे में कौन सा विकल्प सही है? या कुछ वस्तुओं की कीमत में विषम वृद्धि है जबकि शेष वस्तुओं की कीमत समान रहती है। महंगाई और बेरोजगारी आमतौर पर मंदिर के समय का समायोजन है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। स्क्यूफ्लेशन या कुछ वस्तुओं की कीमत में विषम वृद्धि है जबकि शेष वस्तुओं की कीमत समान रहती है। ठीक है, जैसे प्याज की कीमत में मौसमी बढ़ोतरी जो होती है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ड्रिप सिंचाई के लाभों के बारे में कौन सा विकल्प सही है? उर्वरकों के उपयोग में उच्च दक्षता आती है, खरपतवार वृद्धि कम हो जाता है और आबादी सीमित हो जाती है, कम श्रम और अपेक्षाकृत कम संचालन लागत, मिट्टी का कटाव कम होता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है फूड के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, और इसमें जो है खरपतवार में वृद्धि कम हो जाती है, आबादी सीमित होती है। आबादी सीमित होने का मतलब यह है कि खरपतवार की संख्या जो है वो कम होता है। ठीक है, बाकी आबादी सीमित हो जाएगी, मतलब ये भी हो सकता है, या फिर से आबादी सीमित, इसमें जो लोग लगते हैं इनकी संख्या भी कम लगती है। ठीक है, तो सही आंसर डी हो जाएगा अगर आप ड्रिप सिंचाई कर रहे हैं तो। ठीक है, भूमि सुधार से संबंधित सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना। दांतेवाड़ा समिति का गठन कब किया गया था? दांतेवाड़ा समिति का जो गठन है यह किया गया था 1970 में। दांतेवाड़ा समिति का गठन किया गया, सभी जो है यह आपके भूमि सुधार से संबंधित है। ठीक है, और भार्गव समिति का गठन कब हुआ था? भार्गव समिति के गठन की बात करें, यह 1974 में किया गया था, भार्गव समिति का गठन। ठीक है, हनुमंतराव समिति का गठन किया गया था 1979 में। ठीक है, और राष्ट्रीय कृषि आयोग का गठन किया गया था 1976 में। ठीक, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, 1, 2, 3, ऑप्शन सी, 4, 1, 2, 3, ऑप्शन सी सही है।
विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में देखिए। इसका उद्देश्य वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए निर्यात केंद्र विकसित करना। भारत द्वारा 1965 में कांडला में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र स्थापित किया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, दोनों विकल्प सही हैं। दोनों विकल्प सही हो जाएगा, ऑप्शन है इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO के बारे में। यह संयुक्त राष्ट्र की सबसे पुरानी विशेष एजेंसी में से एक है। प्रतिवर्ष 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही है। ठीक है, दोनों विकल्प सही है। देखिए, क्वेश्चन को अगर एक्सप्लेन किया जा रहा है तो हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबे हो जाए, तो आप लोग इसे अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि बस फैक्ट टू फैक्ट आंसर बताते चले और आगे बढ़ते चले तो भी बताइएगा, ठीक है, जैसे आप लोग कंफर्टेबल हो। बाकी अगर अच्छे से क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया जाएगा तो उससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे, और उसके इर्द गिर्द जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो आप लोग क्या चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगर हम बात करें विश्व बौद्धिक संपदा दिवस जो है, यह प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और इसका जो स्थापना किया गया था, इसको जो आपका गतिविधि, जो आपके रचनात्मक गतिविधि को प्रोत्साहन देने के लिए, उसके साथ साथ बौद्धिक संपदा के संरक्षण के लिए इसका जो स्थापना हुआ था 1967 में, 1967 में हुआ था, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा के बारे में देखिए। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, और यह इसका जो अध्यक्ष है केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, और इसने प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात संवर्धन परिषद PFEPC को बदल दिया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, तीनों विकल्प सही है, तीनों विकल्प इसका सही हो जाएगा, ठीक है, तीनों विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। SDG 3 में क्या है? SDG 3 की अगर हम बात करें, इसमें उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली की बात की गई है, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली की बात की गई है। SDG 4 में क्या है? इसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बात की गई है। SDG 5 लैंगिक समानता की बात किया तो अच्छा है, स्वच्छ जल और स्वच्छता की बात करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 4-1-2-3, 4-1-2-3, ऑप्शन सी इसका सही है, ठीक है। बाकी अगर जो टोटल 17 SDG गोल हैं उसमें से आपका पहला है जीरो गरीबी, शून्य गरीबी, ठीक है, अर्थात नो पॉवर्टी की बात की गई है। SDG 2 जो है शून्य भूखमरी, ठीक। SDG 3 में उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली, 4 में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, SDG 5 में लैंगिक समानता, ठीक। SDG 6 स्वच्छ जल और स्वच्छता की बात करता है। SDG 7 सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा की बात की गई है। SDG 8 में सम्मानीय कार्य और आर्थिक वृद्धि की। SDG 9 उद्योग, नवाचार और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने से। SDG 10 असमानता में कमी से। SDG 11 टिकाऊ सौर समुदाय से। SDG 12 जिम्मेदारी पूर्ण उपभोग और उत्पादन से। SDG 13 जलवायु कार्यवाही। SDG 14 जल में जीवन। SDG 15 भूमि पर जीवन। 16 शांति न्याय के लिए संस्थान, और SDG 17 लक्ष्य हेतु सभी देशों की भागीदारी, ठीक है, सही आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निरपेक्ष गरीबी के बारे में कौन सा विकल्प सही है? निरपेक्ष गरीबी के बारे में, ऐसी स्थिति जहां घरेलू आय बुनियादी जीवन स्तर जैसे भोजन, आश्रय, आवास को बनाए रखने में असमर्थ हो जाती है। यह स्थिति दो व्यक्तियों के बीच तुलना करती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला सही है दूसरा गलत है, ठीक है। सापेक्ष गरीबी की बात करें, ऐसी स्थिति जहां घरेलू आय औसत आय में एक निश्चित प्रतिशत कम हो जाती है, ठीक है। और इसके अंतर्गत यह स्थिति दो व्यक्तियों के बीच, यह स्थिति जो है दो व्यक्तियों के बीच तुलना करती है, यह बात आपका गलत है, ठीक। सही आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किसी घड़ी, यह जो है आपका यहाँ से रीजनिंग का क्वेश्चन शुरू हो, तो मैं आंसर बता दूंगा, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 131, क्वेश्चन नंबर 131 का जो सही आंसर है वो बी हो जाएगा, शनिवार। क्वेश्चन नंबर 132 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 30 दिन। क्वेश्चन नंबर 133, क्वेश्चन नंबर 133 का सही आंसर बी हो जाएगा, 90 मीटर। क्वेश्चन नंबर 134, क्वेश्चन नंबर 134 का जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 36। क्वेश्चन नंबर 135, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 136, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, उत्तर दिशा। क्वेश्चन नंबर 137, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 138 का सही आंसर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139, क्वेश्चन नंबर 139 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आलोक, ठीक। और आज का लास्ट क्वेश्चन इस जीएस वाले सेक्शन का 140, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 28, ठीक है, ऑप्शन बी।
तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। बाकी पेड ग्रुप से रिलेटेड जो भी जानकारी आपको चाहिए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करके वहां से जानकारी ले सकते हैं। और देखिए 13 अप्रैल से संस्कृति आईएएस की न्यू पैटर्न वाली जो नवीन करंट अफेयर अपडेटेड टेस्ट से शुरू हो रही है, तो उसके शेड्यूल के हिसाब से सारे टेस्ट सीरीज आपको पेड ग्रुप में प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग निश्चिंत रहे। बाकी आईएएस के जो टेस्ट शुरू होने वाले हैं वो भी आपको समय समय पर जैसे शेड्यूल के हिसाब से प्रोवाइड कराया जाएगा, उसके साथ साथ आपके जीएस वर्ल्ड वाले सारे टेस्ट सीरीज आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल है, चाहे वो करंट अफेयर से रिलेटेड हो या फिर टेस्ट सीरीज हो, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बस एक ही बार पे करना है, वहां पे मिलता रहेगा जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।